नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों, बिहार पीसीएस के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए मॉक टेस्ट की हमारी श्रृंखला में आगे चलते हैं और टेस्ट पेपर नंबर 1 को देखते हैं। कुल मिलाकर 150 एमसीक्यूज है, फुल लेंथ मॉक है और बाइलिंगुअल फॉर्मेट में आप सारे प्रश्नों को देखेंगे। अभ्यास करने के लिए एक बहुत बढ़िया तरीका ये है। शुरू करते हैं। आप अपनी कमियों का भी अंदाजा लगा सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा जा रहा है कि न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, यानी परमाणु भट्टी में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो ये नाभिकीय विखंडन है कि नाभिकीय संलयन है, और ये नियंत्रित होता है कि अनियंत्रित होता है, ये आपको बताना है। तो फ्यूजन और फिजन में से आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब इसमें आप देख कर बताइए। देखें, ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। ये नियंत्रित नाभिकीय विखंडन होता है, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फिजन होता है, और अनियंत्रित रहे तो वो परमाणु बम बन जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 2 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम द स्पीड ऑफ लाइट इज मिनिमम। अब स्पीड ऑफ लाइट मैक्सिमम कहाँ पे होती है ये आपको पता होना चाहिए। तो जहाँ पर कोई माध्यम ना हो, यानी निर्वात की स्थिति हो, वैक्यूम हो, वहाँ पे ये सबसे ज़्यादा तेज रफ्तार में चलता है। इसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है नहीं, तो माध्यम इसमें अवरोध का काम करता है। अब जितना सघन माध्यम होगा, जितने ज़्यादा अपवर्तनांक वाला माध्यम होगा, उतनी ही इसकी रफ्तार बाधित होगी। तो आप देखें इसमें कि हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है और यही सबसे बड़ी बाधा बनता है, मतलब इसमें प्रकाश सबसे धीमी रफ्तार में चलता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 3 को देखें। कौन सी राशियां अदिश राशियां हैं आप बताइए। तापमान, बल, कार्य और विद्युत धारा, टेम्परेचर, फोर्स, वर्क और इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आप देखकर बताइए। अदिश राशियों का मतलब है कि दिशा की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ जो परिमाण है उससे काम चल जाएगा, मैग्नीट्यूड ही पर्याप्त है। तो आप देखकर बताएं। तो ये जो थर्ड क्वेश्चन है इसमें आप ध्यान से देखें तो बाकी 3 तो ठीक है, लेकिन बल को दिशा की आवश्यकता होती है। तो इसमें से हम जो सी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं, पहला, तीसरा, चौथा, लेकिन 2 को हम इसमें से बाहर कर देते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 4 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसी कारणवश पृथ्वी के निकट परिक्रमा करता हुआ एक उपग्रह, उसकी कक्षीय चाल को हम बढ़ा दें, मतलब बढ़ जाए या बढ़ा दें अपने, तो वो पलायन कर जाएगा। अपनी जो परिक्रमा पथ है, अपनी जो परिक्रमण कक्षा है, उसको छोड़कर भाग जाएगा। तो आपको ये बताना है कि कक्षीय चाल को हम कितने गुना बढ़ा दें तो ऐसा हो सकता है, वो पलायन कर जाएगा। तो अब ध्यान से देखें, 2 गुना बढ़ा सकते हैं, 1 करणी में 2 गुना बढ़ा सकते हैं, या फिर 2 करणी में 2 गुना बढ़ा सकते हैं। हालांकि यहाँ 1 करणी में 2 लिखने का कोई औचित्य नहीं है, आप इसे सीधा सीधा √2 कह सकते हैं। तो इन सारे विकल्पों को आप ध्यान से देखें और बताएं। देखिए, इसमें करेक्ट आंसर जो है ना वो इसका बी हो जाएगा। बी इसलिए क्योंकि 1 करणी में 2 लिखा है, 1 को आप ना भी लिखें तो भी चलेगा, तो बचा करणी में 2। ठीक, तो करणी में 2 गुना यानी √2 टाइम्स अगर हम बढ़ा देते हैं कक्षीय चाल, तो उपग्रह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा, उसे अतिरिक्त ऊर्जा मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं। 5th क्वेश्चन को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प गलत है। तो प्रोफेसर जॉन बार्डीन जो है ये अतिचालकता का सिद्धांत यानी सुपर कंडक्टिविटी की थ्योरी को दिए थे, और मैक्स प्लैंक का जब नाम आता है तो हम क्वांटम फिजिक्स को अपने आप ही याद कर लेते हैं, तो ऐसा इसमें दिया हुआ है। और रॉबर्ट मिलिकन जो है ना, ये डिस्कवरी ऑफ चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, कैसा है, उसकी खोज इन्होंने की थी। अब बताइए गलत क्या है इसमें से। तो 5th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि जितने दिए हैं सब तो सही है, इसमें गलत कुछ भी नहीं है, जितनी चीज़ें हैं ना परफेक्ट हैं। इसके बाद 6th क्वेश्चन को देखिए। कहा जा रहा है, इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं, रदरफोर्ड का जो परमाणु का नाभिकीय मॉडल है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट है। रदरफोर्ड ने क्या नहीं कहा था वो आपको बताना है, जो कहा था वो तो ठीक है। अब इसमें आप देखें कि कहा जा रहा है परमाणु का केंद्र जिसे नाभिक कहा जाता है वो धनावेशित होता है, ये रदरफोर्ड ने कहा था। और एक परमाणु का लगभग संपूर्ण द्रव्यमान, पूरा तो नहीं लेकिन लगभग संपूर्ण द्रव्यमान नाभिक में केंद्रित होता है। तो ये सही बात है, ये तो आपने कई बार पढ़ा होगा किताबों में कि नाभिक जो है वो सर्वाधिक ठोस क्षेत्र होता है, बाकी जो कक्षाएं हैं वो विरल होती हैं। अच्छा, इसके अलावा जो तीसरा स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि प्रोटॉन ये नाभिक में चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। अब बताइए कि इसमें से जो सही विकल्प है वो कौन सा है। इसमें से आपको सही की तलाश करनी है, गलत की तलाश नहीं करनी है। बताइए इसमें से कौन सा होगा। तो 6th क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से बी वाला। आप देखें, पहला और दूसरा सही है, ये दोनों जो स्टेटमेंट है ना ये परफेक्ट है, लेकिन ये जो तीसरा वाला है देखकर मालूम हो रहा है प्रोटॉन नहीं चक्कर लगाता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, प्रोटॉन तो बैठा रहता है नाभिक में। ठीक है, तो बी वाले ऑप्शन को हमने इसमें से सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद 7th क्वेश्चन को देखते हैं। बेंजीन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस जो है इसका हम विलयन बना रहे हैं। ठीक है, बेंजीन में हम क्या मिला रहे हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिला रहे हैं। अब आपको बताना यह है कि ये विलयन कैसा होगा, मतलब ठोस में गैस का विलयन है, गैस में गैस का विलयन है, मतलब गैस और गैस को हम मिला रहे हैं। आपको एक तरफ वाली पार्टी का नेचर बता दिया गया है कि वो गैसियस स्टेट में है। अब आपको बेंजीन के बारे में मालूम होना चाहिए कि ये प्राकृतिक तौर पे या सामान्य रूप से अगर हम देखें तो किस अवस्था में पाया जाता है।
बस इतना अगर मालूम रहेगा तो आप आंसर ढूंढ लेंगे। बताइए। अब देखें 7th क्वेश्चन जो है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी, द्रव में गैस का विलयन है ये। मतलब बेंजीन सामान्य तौर पे लिक्विड स्टेट में होती है, C6H6 आप इसका फार्मूला जानते हैं। तो इसमें द्रव में गैस का विलयन जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 8th क्वेश्चन को देखें, और बेंजीन की खोज किसने की थी? केकुले। 8वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। ब्लैक बॉक्स से आप क्या समझते हैं? ब्लैक बॉक्स को लेकर लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि ये काले रंग का होगा, लेकिन ये काला नहीं होता है, ये नारंगी कलर का यानी ऑरेंज कलर का होता है। अब बताइए इसका इस्तेमाल क्या होता है, क्यों होता है ये हवाई जहाज में? तो इसमें वीडियो रिकॉर्डिंग का सिस्टम होता है, डिवाइस होती है, या फिर एक संकेतक उपकरण ये होता है, मतलब इंडिकेट करता है किसी चीज़ को, या ऑडियो रिकॉर्डिंग का काम करता है, या फिर इसमें एक छिपा हुआ कैमरा होता है जो कि जासूसी करने में इस्तेमाल होता है। तो बताएं इसमें से होगा कौन सा? तो जब वायुयान की दुर्घटना हो जाती है तो दुर्घटना के बाद उसकी अवस्थिति का सही पता लगाने के लिए हम इस बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ऑडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस होती है जो कि पायलट के जो कॉकपिट होते हैं ना वहाँ से जुड़ी रहती है। मतलब पायलट आपस में बातचीत कर रहे हैं तो वहाँ से हमें चीज़ें जानने के लिए मिलती हैं। इसके बाद 9वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी धातुएं मोनल मेटल में मिश्र धातु के प्रमुख घटक के तौर पे दिखाई देती है? मतलब मोनल मेटल जो है वो असल में क्या है? मिश्र धातु है, मिलावटी धातु है। अब उसमें किस किस चीज़ की मिलावट है वो आपको बताना है। तो वैसे तो कई सारी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन जो मेजर पार्ट है वही आपको इसमें दिया हुआ है पेयर में। अब इसमें निकल और कॉपर का कॉम्बिनेशन है, कॉपर और मैग्नीज है, निकल और एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम और कॉपर है। बताएं इसमें से कौन सा होगा? अब ये जो 9th क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसमें से ए वाला ही ठीक है, निकल और कॉपर। और हाँ, उसमें भी निकल की मात्रा ज़्यादा होती है, करीब 67% जो है वो निकल होता है। बाकी जो मात्रा है उसमें कॉपर, और थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें लोहा, मैग्नीज, कार्बन, सिलिकॉन इत्यादि मिलाते हैं। इसके बाद 10th क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि प्रतिदीप्त लैंप जो होता है वो जलने के बाद किस रंग की लाइट देता है? मतलब जलाया जाता है तो हमें जो प्रकाश प्राप्त होता है वो कौन से रंग का होता है? वो लाल होता है, बैगनी होता है, नीला होता है, कि कोई रंग नहीं होता? मतलब सूर्य के प्रकाश के समान उसका जो नेचर है वो पाया जाता है। तो प्रतिदीप्त लैंप यानी फ्लोरोसेंट लैंप जो होता है उसको अगर हम जलाते हैं तो जो लाइट निकलती है वो सिमिलर होती है सोलर लाइट के, और इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद 11th क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा नियम ऐसा है, कौन सा लॉ ऐसा है जो कि आपको ये बताता है कि स्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परम ताप के समानुपाती होता है। मतलब उसका जो यहाँ आप देख रहे हैं, गैस ऑफ फिक्स अमाउंट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बताइए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये कौन से नियम की आपको याद दिला रहा है? नीचे कुछ नियम दे रखे हैं जिन्हें कि आपने केमिस्ट्री के शुरुआती हिस्से में पढ़ रखा होगा। चार्ल्स का नियम है, एवोगैड्रो का नियम है, गैलुसेक का है, और बॉयल का नियम है। अब इसमें से अगर आप ध्यान से देखें तो जो गैलुसेक का नियम है वो हमारे लिए काम का है, दाब और ताप के बीच में संबंध वही बताता है, और हम सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12 को देख लीजिए। परमाणु क्रमांक से आप क्या समझते हैं? एटॉमिक नंबर के बारे में कहा जा रहा है, बताइए। तो अब इसको देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? इसका बी वाला होना चाहिए, द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। यही तो सही है, बाकी जितने हैं वो गलत है। न्यूट्रॉनों की संख्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की दिया है, जोड़ जाड़ कर दिया है, तो वो सब नहीं, बी वाला ऑप्शन। इसके बाद 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। कहा गया कि अवतल दर्पण यानी जो कॉनकेव मिरर होता है उसका इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, किन चीज़ों में करते हैं, वो आपको सेलेक्ट करना है। अब इसमें यह भी दे दिया है कि प्रकाश का शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। मतलब क्यों यूज़ करते हैं वो कारण बता दिया है, लेकिन कहाँ पर करते हैं वो आपको चुनना है। तो टॉर्च में करते हैं, या फिर सर्च लाइट में करते हैं, या जो व्हीकल की हेडलाइट्स होती हैं उसमें करते हैं, बताइए। 13 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। इसमें आप देखें पहला, दूसरा, तीसरा सब काम के हैं, तो सबको यहाँ से पकड़ लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा सब में। मतलब टॉर्च में भी करते हैं, सर्च लाइट में भी करते हैं। कुल मिलाकर प्रकाश को शक्तिशाली समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने में लगाता है, ये अवतल दर्पण का काम होता है। इसके बाद प्रश्न संख्या 14 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 1 ग्राम बर्फ जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है उसे वाष्प में बदलने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? मतलब उसे अगर हम वेपोराइज करना चाहते हैं तो हमें कितनी कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी, बताइए। तो इसमें 180 कैलोरी है, 1440 है, 360 है, 720 है, और ई वाला हमेशा की तरह सदाबहार है। अब बताइए। तो देखिए इसमें डी वाला होगा, ई को नहीं चुना, डी को चुना। डी वाले में ये आप देख रहे हैं ना 720 कैलोरी, ये आप बदल के भी देख सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन चीज़ें याद रहेंगी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुछ चीज़ों को याद किया जा सकता है, कुछ को कैलकुलेट किया जा सकता है। तो अगर आप 1 ग्राम बर्फ जिसका कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है उसको भाप बनाना चाहते हैं तो आपको 720 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। डी को चुना और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 15 को देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि दृष्टि पटल पर बने यानी रेटिना जो होता है उस पर बने किसी प्रतिबिंब को हम हटा लेते हैं, तो वह प्रतिबिंब कितने सेकंड तक दिखाई देता है? मतलब ये कहा गया कि दृष्टि पटल पर बने किसी प्रतिबिंब को हटा लेने पर भी वो प्रतिबिंब कितने सेकंड तक दिखाई देता रहता है? तो सेकंड का 1/12वां हिस्से तक वो दिखता है, 1/14वें हिस्से तक, 1/16वां, या फिर 1/18वां, बताइए। अब इसमें जो करेक्ट आंसर है वो 1/16 होगा। मतलब ये 1/16वें भाग तक सेकंड के दिखाई देता है। ये वाला जो हिस्सा है सी वाला ऑप्शन, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं।
भारत में हम अपने सामान्य घरेलू उपयोग के लिए 220 वोल्ट और कितनी फ्रीक्वेंसी वाली बिजली की आपूर्ति का इस्तेमाल करते हैं? 220 वोल्ट ये घरेलू विद्युत का विभवांतर, और बाकी आप देख रहे हैं कि इसमें जो फ्रीक्वेंसी है वो गायब कर दिया है। तो बताएं कि कितने हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी होती है? 25 की होती है, 50 की होती है, 75 की होती है, 100 की होती है। घरेलू बिजली की बात हो रही है और भारत के संदर्भ में। तो 16वां क्वेश्चन आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। मतलब 50 हर्ट्ज वाली बिजली की आपूर्ति का हम लोग आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो 50 हर्ट्ज को चुन लिया। इसके बाद आप 17वें प्रश्न को देखें। कहा जा रहा है कि पटाखों को जलाने पर निम्नलिखित में से किसके कारण नीले रंग का प्रकाश दिखाई देता है? मतलब कौन सा ऐसा पदार्थ होता है, कौन सा ऐसा तत्व होता है जिसको कि हम आतिशबाजी में अगर इस्तेमाल करते हैं तो आतिशबाजी नीले रंग की होगी? ये स्ट्रोंशियम होगा, सोडियम होगा, बेरियम होगा, कॉपर होगा, इसमें से कौन सा होगा? तो इसमें अगर आप देखें तो डी वाला ऑप्शन चुन लें, कॉपर, और बाकी जो है उनका भी रंग आपको पता होना चाहिए। इससे लाल रंग अगर आपको चाहिए तो आपको स्ट्रोंशियम मिलाना चाहिए, पीला रंग चाहिए तो सोडियम मिलाना चाहिए, और हरा रंग चाहिए तो बेरियम मिलाना चाहिए। फिलहाल इसमें हम कॉपर को चुनते हैं जो कि हमारे काम का है। प्रश्न संख्या 18 को देखते हैं। किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम होती है? मतलब उसकी जो रिएक्टिविटी है वो सबसे लो होती है। बताइए इसमें सोडियम, कैल्शियम, जिंक और लेड। तो सबसे कम अभिक्रियाशीलता जो है वो लेड की होती है, और इसका घटता हुआ क्रम आप ऐसे ही देख सकते हैं। सबसे ज़्यादा क्रियाशील सोडियम है इसमें, उसके बाद कैल्शियम है, फिर जिंक है, फिर लेड है। स्थिर नाभिक लेड का होता है। जितने रेडियो एक्टिव पदार्थ हैं जब उनका पूरा नाभिक विखंडित हो जाता है, मतलब रेडिएशन रिलीज करते करते खत्म हो जाता है, तो अंत में लेड के परमाणु क्रमांक पर आकर वो स्थिर हो जाता है। तो इतना हमने देखा। अब इसके बाद 19वें प्रश्न को देखते हैं। भाई इसमें देखिए यशद लेपन की बात हो रही है, मतलब गैल्वेनाइजेशन असल में। तो जो साइंटिफिक टर्म्स होते हैं उनका हिंदी रूपांतरण थोड़ा विचित्र हो जाता है। फिलहाल देखें तो यशद लेपन की प्रक्रिया में या उसके अंतर्गत लोहे और स्टील को जंग से बचाने के लिए किस धातु का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब गैल्वेनाइजेशन में हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं? तो कॉपर यूज़ करते हैं, एल्यूमिनियम, क्रोमियम या फिर निकिल। ये जो गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन होता है इसमें हम लोहे और इस्पात को जंग से बचाते हैं। कभी कभी पूछा जाता है कि क्यों किया जाता है, और इसके लिए हम जिंक की इसमें परत चढ़ाने का काम करते हैं। जिंक की लेयर चढ़ाते हैं ताकि ये प्रोटेक्ट हो सके। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? ई वाले ऑप्शन को, क्योंकि जिंक तो दिया नहीं है इसमें। ठीक है, जिंक का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 20 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा विकल्प सही है? बताइए। तो थायमिन जो है ये इसकी कमी से अस्थमा हो जाता है, राइबोफ्लेविन की कमी से कीलोसिस हो जाता है, नियासिन की कमी से, कुछ ये विटामिनों के नाम है जो कि रासायनिक तौर पे दिए हुए हैं। नियासिन की कमी से बेरी रोग हो जाता है, और पेंटोथेनिक एसिड अगर कम होता है शरीर में तो पेलाग्रा यानी चर्मदाह हो जाता है। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है? प्रश्न संख्या 20 में भी आप ई को ही चुनेंगे। अब ई को इसलिए चुनेंगे, आइए देखते हैं। ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। B1 जो है, विटामिन B1, ये थायमिन कहलाता है रासायनिक तौर पे, और इसकी कमी से बेरी रोग हो जाता है। और कीलोसिस जो है वो राइबोफ्लेविन की कमी से होता है जो कि है विटामिन B2। तो इसमें आप देख रहे हैं कि राइबोफ्लेविन वाला जो ऑप्शन है वो ठीक दिया है। ये विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। और B3 जो है वो नियासिन होता है जिसकी कमी से पेलाग्रा हो जाता है, तो नियासिन की कमी से बेरी दिया है। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि इसमें सही कौन सा है ये पूछा जा रहा है। तो हम इसमें ई वाले ऑप्शन को नहीं, यहाँ माफ कीजिएगा गलत जगह मार्क किया गया, बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। यही एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं सब गलत हैं। आप जानते हैं B5 को कहते हैं पेंटोथेनिक एसिड, तो उसकी कमी से क्या होता है? अस्थमा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, बी वाले ऑप्शन को इसमें सेलेक्ट किया। प्रश्न संख्या 21 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा रोग आयोडीन की कमी से नहीं होता है? तो आयोडीन की कमी से शरीर में बहुत सारी विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कि बुद्धिहीनता, दिमाग कम हो जाता है, मतलब जो मेमोरी है वो घट जाती है। बाकी घेंघा रोग दिया है यानी ग्वाइटर डिजीज। इसके अलावा मंद शारीरिक वृद्धि, विकास धीमा हो जाता है, साथ में एनीमिया हो जाता है। अब बताइए कि इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो आप जानते हैं कि एनीमिया नहीं होता है, बाकी आयोडीन की कमी से ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे लक्षण उभर कर सामने आते हैं, जितनी कमी है उसके हिसाब से। तो इसमें आप डी वाले ऑप्शन को, रुधिर क्षीणता को बाहर कर लेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 22 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स आर कॉल्ड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो इसमें से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स किसको कहा जाता है? ये एसिटिक एसिड होता है, साइट्रिक होता है, या फिर लैक्टिक होता है। तीन ही अम्लों के नाम दिए हैं। ये सूक्ष्म पोषक तत्व होता है जिसकी मात्रा कम ही चाहिए होती है शरीर को, लेकिन चाहिए होती है। अब बताइए तो करेक्ट आंसर इसका कौन सा होगा? इसमें आप देखें और बताएं। करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ये पहला, दूसरा और तीसरा तीनों की आवश्यकता होती है। तीनों ही शरीर में थोड़ा थोड़ा अपना अपना रोल प्ले करते हैं। ज़्यादा नहीं चाहिए लेकिन थोड़ी मात्रा में चाहिए। कुछ विटामिन चाहिए होता है, कुछ खनिज लवण चाहिए होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक एसिड चाहिए होते हैं, और उन ऑर्गेनिक एसिड में आप इनके नाम देख रहे हैं। अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है, बस इतना ध्यान दीजिएगा। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 23 को देखिए। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। तो जो रेड मेडिसिन होती है, लाल दवा होती है, वो असल में पोटेशियम परमैंगनेट होता है। उसका जो रासायनिक नाम है वो पोटेशियम परमैंगनेट है, और ऐसे सामान्य बोलचाल में हम कहते हैं कि लाल दवाई। कास्टिक पोटाश का सही नाम होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, और विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर असल में क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। और साथ में चूने का पानी जो है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, CaOH। अब इसमें आप बताइए कि गलत कौन सा है।
गलत की तलाश करनी है और बी वाले ऑप्शन को आप बाहर कर लेंगे। कास्टिक पोटाश जो दिया है वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है, न कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। वैसे भी आप पोटाश से पोटेशियम को आराम से पकड़ सकते थे, तो इसमें पकड़ में आ जाएगा। थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए ना तो उलझे हुए विकल्प जरूर होते हैं, लेकिन उत्तर आसान ही होता है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। कौन सा रोग या किस रोग का टीका जो है वो डीपीटी टीके के अंतर्गत नहीं लगाया जाता है। ये जो डीपीटी वैक्सीन है इसमें उस रोग का इलाज नहीं आता है। बताइए कौन सी बीमारी है? टिटनेस है, डिप्थीरिया है, काली खांसी यानी पर्टुसिस यानी वूपिंग कफ है, या फिर ट्यूबरकुलोसिस है? बताइए। डीपीटी के बारे में कहा जा रहा है, ये एक वैक्सीन होती है, आप जानते हैं। तो देखिए टिटनेस का इलाज डीपीटी में शामिल है, डिप्थीरिया का भी है और पर्टुसिस यानी काली खांसी का भी है। लेकिन जो तपेदिक आप देख रहे हैं ना, ट्यूबरकुलोसिस, उसका इलाज बीसीजी से होता है, न कि डीपीटी से। तो इसमें से हम ट्यूबरकुलोसिस को बाहर कर लेंगे, डी वाला ऑप्शन बाहर हो गया, वही हमारा उत्तर है। प्रश्न संख्या 25 को देखिए, इसमें कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन सिंथेसिस सेंटर ऑफ द सेल। सेल में ये प्रोटीन सिंथेसाइज करने का काम करता है। बताइए कि प्रोटीन संश्लेषण केंद्र कौन सा है? ये लाइसोसोम है, क्लोरोप्लास्ट है, राइबोसोम है कि क्रोमोसोम है? तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसमें से सी वाला हो जाएगा। राइबोसोम ये काम करता है। बाकी लाइसोसोम को आप जानते हैं कोशिका की आत्महत्या की ये थैली कही जाती है, इसका प्रसिद्ध नाम है। और कोशिका का प्रकाश संश्लेषण केंद्र जो होता है ये पौधों में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट। बाकी राइबोसोम को आपने देख ही लिया, प्रोटीन संश्लेषण का काम करता है। और जितने भी जेनेटिक क्वालिटीज होती हैं, गुण होते हैं, उनके वाहक का काम कौन करता है? क्रोमोसोम करते हैं। तो फिलहाल इसमें से राइबोसोम को हम चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 को देखते हैं। 26वें क्वेश्चन में कहा गया कि जीरोप्थैलेमिया जो रोग होता है ये कौन से विटामिन की कमी से होता है और इसमें नेत्र का जो कार्निया होता है वो सूख जाता है। बताइए कि ये विटामिन सी, विटामिन डी, के और ई, इसमें से होगा कौन सा? 26 ई वाले को चुन लीजिए। देखिए आंख से संबंधित बीमारी की अगर बात करें, कार्निया सूखना, रेटिना गड़बड़ाना और तमाम दिक्कतें, तो उसमें विटामिन ए ज़्यादा उत्तरदायी होता है और ए इसमें कहीं नहीं दिया है, तो हम इसमें से ए वाले ऑप्शन को, माफ कीजिए ई वाले ऑप्शन को चुनते हैं, जो कि विटामिन ए के बारे में हमें कहेगा। तो इसके बाद आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 27 को देखिए, इसमें हड्डियों के बारे में दिया है। तो सबसे बड़ी जो बोन होती है, सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। गलत आपको चुनना है, ध्यान दीजिएगा। और सबसे छोटी जो है वो स्टेपी होती है, जो कि कान में होती है, स्टेपीज होती है असल में। और सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, अब यहाँ पे ग्लैंड के बारे में कहा जा रहा है, वो साटिका होती है। जबकि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वो थायराइड ग्रंथि होती है। गलत कौन सा है आप बताइए? सी वाले को चुन लीजिए। सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वो यकृत है। साटिका कहाँ से हो जाएगी? हमारा जो लिवर है ना वो सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 28 में कहा जा रहा है कि पौधे का भाग दिया है और संबंधित सब्जी दी है, मतलब किस सब्जी में कौन सा हिस्सा हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, एडिबल पार्ट होता है। इन करेक्ट ऑप्शन को आपको इसमें से चुनकर बाहर करना है। तो आलू जो है उसका तना हम खाते हैं, गाजर का हम जड़ खाते हैं। अब यहाँ ये नहीं मतलब है कि गाजर जड़ होता है, उसमें सिर्फ जड़ ही दिखाई देती है, बाकी हिस्से भी उसमें होते हैं। शरीर जैसे पौधे के विभिन्न भाग होते हैं, वैसे गाजर में भी होता है, पत्ती होती है, जड़ होती है, तना होता है, लेकिन उसका हम खाते क्या है? जड़ खाते हैं, ऐसा दिया है। और उसके बाद मेथी की हम पत्तियां खाते हैं, जबकि फूल गोभी में हम फूल खाते हैं। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो 28 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। देखिए आलू का हम तना ही खाते हैं, आलू क्या है? जड़ नहीं, तना है। और बाकी गाजर की जड़ हम खाते हैं, सही दिया है। पत्तियां हम मेथी की खाते हैं, हालांकि मेथी के दाने भी खाते हैं, लेकिन यहाँ पर सामान्य साग की बात हो रही है। और बाकी फूल गोभी का तो फूल ही खाएंगे। तो इसमें से करेक्ट आंसर ई होगा, इसमें से कुछ भी गलत नहीं है। प्रश्न संख्या 29 कहा गया कि लाल रक्त कोशिकाएं यानी रेड ब्लड सेल्स जो होती हैं उनके बारे में कौन सा कथन गलत है? तो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला तो ये कहा गया कि ये अस्थि मज्जा में बनती है, यानी बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। प्लीहा में जाकर ये सुसाइड कर लेती हैं और इनका जो जीवन काल है वो 20 से 120 दिन का होता है, 20 से 120 दिन का होता है ऐसा। और इनका मुख्य कार्य होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई करना। अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है? तो 29वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका ई होगा। असल में अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है, वो ठीक है। प्लीहा में जाकर ये समाप्त हो जाती है, वो भी ठीक है। 20 से 120 दिन का समय है उनके जीवन का, वो भी ठीक है। और बाकी ऑक्सीजन का परिवहन यही तो करती हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। और गलत पूछ रहा है तो हम ई वाले को चुन लेंगे, नॉन ऑफ द एबव। इसके बाद 30वें प्रश्न में पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। अब यहाँ सही की तलाश करनी है। तो भाग 1, अब यहाँ से बायोलॉजी खत्म होती है, साइंस का जो सेगमेंट है वो समाप्त होता है, पॉलिटी स्टार्ट होती है। तो संविधान के पन्ने पलटते हैं। अब इसमें भाग 1 जो संविधान का है उसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों के बारे में प्रावधान है। भाग 2 जो है उसमें नागरिकता यानी सिटीजनशिप का पूरा प्रोविजन दिया हुआ है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत यानी डीपीएसपी जो है वो भाग 3 में है। तो अब बताइए सही कौन सा है इसमें से? 30वां प्रश्न आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। केवल पहला दूसरा सही है, नीति निदेशक वाला आप भी जानते हैं कि वो भाग 3 में नहीं है, ठीक है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? बी वाले को चुनेंगे। नीति निदेशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 31 को देखते हैं। बिहार बजट 2022-23, ये बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है ना, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो 2022-23 का जो बजट है उसके हिसाब से कृषि क्षेत्र ने मौजूदा कीमतों पर अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत का योगदान दिया है? तो आप देख रहे हैं कि उत्तरोत्तर तरीके से जैसे जैसे साल आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, कृषि का योगदान कम होता जा रहा है। हालांकि बैकबोन कृषि अभी भी है।
तो 24% का रोल प्ले किया है, 26 का, 28 का, 33 का, इसमें आप देखकर बताएं। करेक्ट आंसर इसका ए हो जाएगा, 24% का रोल प्ले किया है। बाकी मैन्युफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र जो है वो 24% का करता है, कृषि भी उतना ही, और 15% और 61%। इसमें आप देखें जैसे कृषि का जो है ना वो 24% है, इसमें एक एक का आपको पता होना चाहिए। तो 24% तो कृषि का हुआ, ये हमारा आंसर है। बाकी अगर आप देखें तो 15% ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, और जो सेवा क्षेत्र है उसका सबसे ज़्यादा रोल होता है, वो 61% का अपना योगदान दिया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। बजट वही 2022-23, उसके हिसाब से वित्तीय वर्ष 2020 में बिहार की प्रति व्यक्ति जीएसडीपी यानी वर्तमान मूल्यों पर अगर इसे हम देखें तो वो क्या थी, कितने रुपए थी, ये आपको बताना है। इसमें धनराशि दिया हुआ है, आप देखकर बताइए। तो 32वां क्वेश्चन, इसका जो राइट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। ध्यान से देखें, जो 50,555 दिया है ना वो परफेक्ट है, और 2019-20 के आंकड़े से ये 2.6% ज़्यादा भी है। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको, डी वाले ऑप्शन को। प्रश्न संख्या 33 को देखिए, कहा जा रहा है कि बिहार बजट 2022-23 के हिसाब से बिहार राज्य सरकार जो है वो निम्नलिखित में से किस स्रोत से न्यूनतम राजस्व प्राप्त की, मतलब उसे कौन से स्रोत से सबसे कम राजस्व प्राप्त हुआ। तो केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी से कम प्राप्त हुआ, या जो अनुदान था, ग्रांट इन एड था सेंट्रल गवर्नमेंट का, वहां से, या फिर स्टेट ओन टैक्स रेवेन्यू से प्राप्त हुआ सबसे कम, या फिर रेवेन्यू रिसीव जो हुआ था स्टेट के ओन नॉन टैक्स रेवेन्यू आइटम से, बताइए। तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी हो जाएगा। अगर हम राजस्व संग्रह की संरचना को देखें तो सबसे कम इसमें जो है वो डी वाले ऑप्शन में ही हमें दिखाई देता है, मात्र 3%, जो कि बहुत कम है। तो डी को चुन लिया, आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 को देखिए, कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1935, इसके द्वारा बिहार और उड़ीसा ये अलग अलग प्रांत बना दिए गए। कब बनाए गए आप बताइए। पहले तो बंगाल का विभाजन होता है, फिर विभाजन रद्द होता है, और उसके साथ साथ ही दिल्ली दरबार में ये घोषणा होती है कि अब बिहार एक अलग प्रांत होगा। तो उसमें उड़ीसा भी ऐड रहता है, मतलब अटैच रहता है। अब ये जो 1935 का भारत सरकार अधिनियम है उसके द्वारा उड़ीसा को अलग कर देते हैं, तो कब करते हैं वो तारीख बताइए। अब 34वां प्रश्न जो है इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। 1 अप्रैल 1936 में उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो जाता है। ये वाला जो इसमें तारीख का क्रम है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। 1936 में सर जेम्स डेविड सिम्पटन जो है ये बिहार के पहले गवर्नर बनते हैं। प्रश्न संख्या 35, कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट। तो जनसंख्या घनत्व के लिहाज से बिहार देश में पहली पोजीशन पे है, और जनसंख्या के लिहाज से तीसरे स्थान पे है, और सबसे गर्म शहर जो है बिहार का वो गया है। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 35 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गया जो है ये बिहार राज्य का सबसे गर्म शहर है, और तीसरा स्थान है जनसंख्या के मामले में, घनत्व के मामले में पहली पोजीशन है। तो इसमें से ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। 36 को देखते हैं। 36 में कहा गया कि सही विकल्प का चयन करिए। तो विक्रमशिला गंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी जो है ये भागलपुर में है, और परमान डॉल्फिन सेंचुरी या अभ्यारण्य आप कह लीजिए वो अररिया में पड़ेगा, अररिया जिला है। और गोगाबिल पक्षी विहार जो बर्ड सेंचुरी है वो कहाँ पे है, कटिहार में है। तो अब बताइए सही कौन सा है। 36 को आप देख रहे हैं, 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सबको चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 37 को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो बिहार राष्ट्रभाषा परिषद पटना में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1950 में। काशी प्रसाद जायसवाल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये भी पटना में है, 1950 का है। दरभंगा में है मिथिला साहित्य संस्कृत विद्यापीठ, और इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और भारतीय नृत्य कला मंदिर ये पटना में है, और 1963 का है। तो अब बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। 37 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी वाला हो जाएगा। मिथिला साहित्य संस्कृत विद्यापीठ ये दरभंगा में तो है, लेकिन ये 1951 का है। इसका जो समय दिया है ना वो गलत दिया है, तो सी वाले ऑप्शन को हम इसमें से बाहर कर लेते हैं। 38वें को देखिए, कहा जा रहा है कि गलत विकल्प कौन सा है बताइए। तो बिहार, स्वतंत्र भारत में ये बात हो रही है। स्वतंत्र भारत में बिहार के पहले राज्यपाल थे जयराम दास दौलत दास, और उसके बाद बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा, और बिहार के पहले व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति बने वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पहले हरिजन मुख्यमंत्री का नाम भोला पासवान शास्त्री है। तो अब बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। सभी जो पहले वाले हैं वो दिया हुआ है, और इसमें से करेक्ट आंसर आप ई को चुनेंगे, क्योंकि जितना दिया है वो ठीक दिया है, इसमें गलत तो कुछ भी नहीं है। तो ई वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 39वें प्रश्न को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अंग महाजनपद जो कि 16 महाजनपदों में से एक था, ये वर्तमान में बिहार राज्य के कौन से जिलों में फैला हुआ था। तो आप देखें औरंगाबाद, बेगूसराय, मुंगेर, भागलपुर, बक्सर, दरभंगा या जमुई, खगड़िया। तो आप भी जानते हैं कि ये मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया पूरा कवर करता है। वैसे तो आप देखें तो बंगाल की खाड़ी तक इसकी सीमाएं फैली हुई थी, लेकिन बिहार के संदर्भ में देखें तो मुंगेर और भागलपुर वाला एरिया कवर करता है। तो बी वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, और चंपा इसकी राजधानी थी। इसके बाद प्रश्न संख्या 40 पूछ रहा है कि जो क्रांतिकारी यहाँ पर दिए हैं, मतलब नाम दिया है, उसमें से कौन से लाहौर और पटना षड्यंत्र मामले के मुखबिर की हत्या में शामिल थे। मतलब ये जो षड्यंत्र मामला था, अंग्रेजों के हिसाब से षड्यंत्र, क्रांतिकारियों के हिसाब से क्रांति, तो उसमें क्रांतिकारियों के खिलाफ जो गवाही देता है उसको ये मार डालते हैं। तो ये कौन से व्यक्ति थे, चंद्रमा सिंह थे और बैकुंठ शुक्ला थे, या फिर खुदीराम बोस बीच में शामिल थे, बताइए ये कौन लोग थे। तो 40वां क्वेश्चन जो है इसका करेक्ट आंसर बी होगा।
मात्र इसमें पहले और दूसरे को आप चुनेंगे, बैकुंठ शुक्ल और चंद्रमा सिंह। ये दोनों जने साथ मिलकर लाहौर और पटना षड्यंत्र मामले में जो फणींद्रनाथ घोष जाकर गवाही दे देते हैं, अंग्रेजों के तलवे चाटने लगते हैं, उनको सीधे सीधे मार डालते हैं, बदला ले लेते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें से कौन सा होगा? बी वाला ऑप्शन हो जाएगा, चुन लीजिए। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 41 को देखते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में निम्नलिखित में से किस रूप में भारी जल का इस्तेमाल किया जाता है? मतलब भारी जल यानी D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, उसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं? मंदक के लिए करते हैं, मॉडरेटर के तौर पे, या कूलेंट के तौर पे करते हैं, या फ्यूल ही इस्तेमाल करते हैं? इसका बताइए। तो 41 करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। पहले और दूसरे तरीके से हम इसको इस्तेमाल करते हैं। मंदक के तौर पे भी ये काम करता है और शीतलक के तौर पे भी काम करता है, ठंडा रखने का भी काम करता है। तो इसमें से हम बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 42 को देखते हैं। न्यूट्रॉन मंदक के तौर पे ये काम करता है। जो मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार करके हम रिएक्शन चालू करते हैं ना, तो वो मंद गति के न्यूट्रॉनों की बौछार अगर बढ़ गई ना, तो न्यूक्लियर रिएक्शन बेहिसाब तरीके से आगे बढ़ने लगेगा, मतलब अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया चालू हो जाएगी। तो उस पर ये कंट्रोल करने का काम करता है। अब यहाँ पूछा गया कि निम्नलिखित में से किन दो शिक्षकों को अभी हाल फिलहाल का मतलब है कि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। ये कौन से दो व्यक्ति हैं? सौरभ सुमन है, निशि कुमारी है, ललित लक्ष्मी नारायण है, या अनुप्रिया पटेल। मतलब 4 नाम दिए हुए हैं, 2 का नाम आपको सेलेक्ट करना है। नीचे पेयर में आंसर दिया हुआ है। 42 करेक्ट आंसर क्या होगा? इसमें बी वाला हो जाएगा। मतलब पहला दूसरा सौरभ सुमन और निशि कुमारी को आप इसमें सेलेक्ट करेंगे। तो ये 5 सितंबर को सम्मानित हुए थे। अब इसमें से आप ये देख रहे हैं कि बिहार के 2 शिक्षक हैं और इसीलिए पूछा भी गया है, तो पहले दूसरे को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 43 में कहा जा रहा है कि हाल ही में बिहार राज्य के सभी राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऑटोमेटिक रडार गन लगाने की घोषणा की गई है। और ये जो रडार गन है, ये प्रत्येक कितने अंतराल पर स्थापित की जाएगी? मतलब गैप कितना होगा, वो गैप आपको बताना है। तो 4 से 6 किलोमीटर का गैप होगा, 6 से 8 का होगा, 8 से 10 का होगा, 10 से 12 का होगा, कितने का होगा? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। इसमें 8 से 10 किलोमीटर का गैप होगा। ठीक है, 8 से 10 वाला जो ऑप्शन है उसको आप सेलेक्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 44 को देखते हैं। कौन सा राज्य हाल ही में गांवों के लिए गतिशील मानचित्रों की अवधारणा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? ये गुजरात है, महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तेलंगाना है। इसमें से होगा कौन सा? तो करेक्ट आंसर इसमें से आप ई वाले को चुन लीजिए। अब ई को क्यों चुन लिया? तो असल में बिहार राज्य जो है ये इस मामले में गतिशील मानचित्रों की अवधारणा पेश करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। ये बड़ी बात है। तो बिहार इसमें दिया नहीं था, हमने ई को चुन लिया। 45 को देखते हैं। कहा गया कि गयाजी बांध जो है ये हाल ही में बिहार राज्य में इसका उद्घाटन किया गया है। सही विकल्प इसके बारे में जो है उसका चयन आपको करना है। तो इसका उद्घाटन गया में फल्गु नदी पर किया गया है। बांध है तो निश्चित तौर पे किसी पानी के स्रोत पे बनेगा, नदी पर बनेगा। तो फल्गु नदी पर ये बना हुआ है, ऐसा कहा गया। और ये जो डैम है इसमें 324 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत शामिल है, लगाई गई है। IIT रुड़की के विशेषज्ञ इस परियोजना को बनाने में काफी सपोर्ट किए थे। अब बताइए कि सही कौन सा है? 45 राइट आंसर क्या होगा इसका? करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा, यानी पहला दूसरा तीसरा सब सही है। जितनी भी बातें हैं ठीक है। और वैसे भी ये नाम से पहचान में आ रहा है कि गया जी बांध है तो निश्चित तौर पे गया में होगा, और गया में जो नदी है उससे आप गेस कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इसमें ए वाला हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 46 को देखिए। कहा जा रहा है कि बिहार स्वास्थ्य समिति के द्वारा सितंबर 2022 में जो आंकड़े जारी किए गए थे उसके हिसाब से बिहार सरकार द्वारा चलाए गए कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस जिले ने कोविड-19 की दूसरी खुराक में पहला स्थान प्राप्त किया है? कोविड-19 की दूसरी खुराक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है वो आपको बताना है। तो बताइए, ये पूर्वी चंपारण है, कैमूर है, दरभंगा है, गया है। इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? 46 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये ईस्टर्न चंपारण है। जिले के तौर पे अगर देखें तो ये जो पूर्वी चंपारण है इसको पहला स्थान प्राप्त हुआ है, इसे हमने चुना। अब चलते हैं आगे। इसमें कैमूर जो है वो चौथे स्थान पे है, दरभंगा तीसरे स्थान पे है, और पूर्वी चंपारण पहले स्थान पे है। माफ कीजिएगा, दूसरे स्थान पर दरभंगा है और तीसरे स्थान पर कैमूर है। इसके बाद आगे चलते हैं और चौथे स्थान पर गया का नाम है। थोड़ा सा क्रम यहाँ गड़बड़ हो गया है, मतलब तीसरी पोजीशन कैमूर की है और चौथी पोजीशन जो है वो गया की है, लेकिन यहाँ पहले पूछा जा रहा था तो इस चंपारण को आपने चुना। इसके बाद 47 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय संगठन नाइट फ्रैंक इंडिया के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है जिसका नाम है इंडिया वेयर हाउसिंग मार्केट रिपोर्ट 2022 का संस्करण है। बिहार के किस शहर को वेयर हाउसिंग उपलब्धता वाले शहरों में दूसरी रैंक प्राप्त हुई है? वो शहर का नाम आपको बताना है। तो ये मधुबनी है, गोपालगंज है, भागलपुर है कि पटना है? नाम बताएं आप। तो ये पटना है राजधानी, ठीक है। वेयर हाउसिंग का मतलब होता है गोदाम, तो इसकी उपलब्धता वाले शहरों में पटना को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। यहाँ आप डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें। 48 को देखें। हाल ही में बिहार के किस जिले में मुसरहवा गांव जो है इसमें अम्बे मोहर धान की पहली बार खेती की गई है। अम्बे मोहर एक धान की प्रजाति है और गांव का नाम है मुसहरवा, ठीक है। तो अब बताइए इसमें कौन सा ये जिला होगा? 48 और करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा इसमें से बी वाला। देखिए, पश्चिमी चंपारण जिला जो है वहीं पर ये गांव है और इसमें पकने के बाद आम जैसी महक आएगी। अब आप सोचिए, चावल पकाएं आप और वो आम जैसा महके तो अच्छा नहीं लगेगा। फिलहाल
बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 49 को देखते हैं। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22। देखिए, हर चीज़ की महक अच्छी होती है, लेकिन जिस वस्तु की जो महक है वही उस पर अच्छी लगती है। तो बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मछली उत्पादन कितना रहा है। मत्स्य उत्पादन की मात्रा आपको बतानी है, टन में, लाख टन में दिया हुआ है। ये अप्रॉक्सीमेट आंकड़ा है, दशमलव में न देकर सीधे सीधे संख्या दी है ताकि आपको याद हो। और 49 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, मतलब 6.83 लाख टन, ये टू बी एग्जैक्ट है। इसमें आप देख रहे हैं कि जो सबसे एक्यूरेट इसमें बैठता है वो 7 वाला हो जाएगा, 7 लाख टन अप्रॉक्स, इसीलिए अप्रॉक्स 7 में लगा हुआ है। इसके बाद 50वें नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि कौन सा जिला चावल उत्पादन के मामले में 3 प्रमुख जिलों में शामिल नहीं है और इसका वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के कुल चावल उत्पादन में 30.2% का हिस्सा रहा है। ये कौन सा उससे बाहर है ये आपको बताना है। रोहतास, औरंगाबाद, वेस्ट चंपारण और भोजपुर का नाम दिया है। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, भोजपुर इससे बाहर है। और कुल चावल उत्पादन में अगर देखें तो रोहतास, औरंगाबाद और पश्चिमी चंपारण ये टॉप पर आते हैं। तो इसमें से भोजपुर को निकाल दिया, बाकी सब है। प्रश्न संख्या 51 को देखते हैं। 51 में कहा जा रहा है कि गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस राज्य के 2 जिलों में रहने वाले पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इन देशों के हिंदू, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध जैन समुदायों के सदस्यों को नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार दिया है। तो बताएं कि ये कौन सा राज्य है। अब 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए। तो बी वाला हो जाएगा। गुजरात के 2 जिले हैं, एक तो आनंद है, दूसरा मेहसाणा है। वहां पर रह रहे पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ये जो अल्पसंख्यक है, इनको नागरिकता प्रमाण पत्र प्रदान करने की बात की गई है। तो इसमें से बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, गुजरात वाला ऑप्शन इसमें सही है। 52 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 को देखें। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने हाल ही में महाराष्ट्र के किस जिले में रंजन गांव में एक इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्लस्टर को विकसित करने की घोषणा की है। ये कौन सा जिला होगा ये आप बताइए। तो 52 का जो राइट आंसर है वो इसमें आप ध्यान से देखिए, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, पुणे। ठीक है, ये जो जिला है ये पुणे है। तो इसमें आप जो डी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 53 को देखते हैं। 53 में कहा जा रहा है कि किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने, यानी कौन से क्रिकेटर ने हाल ही में गरुड़ एरोस्पेस के द्वारा बनी हुई उन्नत सुविधाओं के साथ ड्रोनी नाम के भारत में निर्मित कैमरा ड्रोन को लॉन्च किया है। ये क्या है, ड्रोन कैमरा है। अब बताइए कि ये कौन से प्लेयर हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी है या फिर विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऋषभ पंत। अब इसमें से आपको सिलेक्ट करना है। तो महेंद्र सिंह धोनी का नाम आप सिलेक्ट करेंगे, ए वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद 54 को देखते हैं। तमिलनाडु की राज्य सरकार ने हाल ही में 68,640 हेक्टेयर में फैले कावेरी दक्षिण वन्यजीव अभ्यारण्य को राज्य के कौन से नंबर के वन्यजीव अभ्यारण्य के रूप में अधिसूचित किया है। ये कौन से नंबर का वन्यजीव अभ्यारण्य बन गया है तो बताइए। इसमें क्रम दिया हुआ है और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 17वें नंबर का बन गया है। ठीक है, 17वें वन्यजीव अभ्यारण्य के तौर पे इसको अधिसूचना प्राप्त हुई है। 55 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम हाल ही में कौन से देश में शुरू किया गया है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें इजिप्ट हो जाएगा। मिस्र में इसको शुरू किया गया है और यहाँ पे हम ए वाले ऑप्शन को चुनते हैं। इसके बाद 56 को देखते हैं। 56 में कहा गया कि तीर्थंकर और प्रतीक का नाम दिया है, बताइए गलत कौन सा है। तो तीर्थंकर अजितनाथ का जो चिन्ह था वो गज था यानी हाथी था, संभवनाथ का अश्व था, महावीर का सिंह था और पार्श्वनाथ का मछली यानी मत्स्य था। तो बताइए इसमें से गलत कौन सा है। 56 करेक्ट आंसर क्या होगा इसका, डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ का क्या था, सर्प था, न कि मछली। तो इसमें से हम डी वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। प्रश्न संख्या 57, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार था और ये राजगृह में महात्मा बुद्ध से जाकर मिला था। मगध के सम्राट महापद्मनंद को अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था, अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता था। और उदयभद्र जो था ये पाटलिपुत्र का संस्थापक कहा जाता है। तो अब आप बताएं कि इसमें से सही विकल्प कौन सा है। 57 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पहला, दूसरा और तीसरा सभी सही है। ठीक, तीनों ही सही है। यहाँ हमने इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट किया। इसके बाद प्रश्न संख्या 58 को देखते हैं। यहाँ राजवंश दिया है, संस्थापक दिया है, सही सुमेलित कौन सा है वो आपको बताना है। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की थी, कर्ण वंश की नींव वासुदेव ने रखी थी, और सातवाहनों के संस्थापक सिमुख थे, और वाकाटक वंश की स्थापना विंध्य शक्ति ने की थी। तो बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 58 को आप देख रहे हैं, ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करिए। जितना दिया है सभी ठीक है। ठीक है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो हम ई को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 59 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि किसने कर्नाटक के हासन जिले में जो श्रवणबेल गोला नाम की जगह है वहां गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति स्थापित करवाई थी। गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है, मस्तकाभिषेक उसका होता है हर 12 साल के अंतराल पे। वो ऋषभ देव के पुत्र हैं ऐसा कहा जाता है। तो बताइए इसको स्थापित किसने करवाया था। राजा का नाम आपको बताना है। तो 59 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई वाला हो जाएगा, मतलब उपरोक्त में से कोई नहीं वाला। असल में गोमतेश्वर की ये जो मूर्ति है ये चामुंड राय के द्वारा स्थापित करवाई गई थी हासन जिले में, और ये बात है 10वीं शताब्दी ईस्वी की। तो इसमें से ई को चुन लेते हैं जो कि नाम कहीं पर दिया नहीं। इसके बाद 60वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कौन दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने कि एक पेंशन विभाग स्थापित किया था जिसका नाम था दीवान इस्तिहाक। बताइए सुल्तान कौन सा था।
तो प्रश्न संख्या 60वां और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए होगा। फिरोज शाह तुगलक का ये काम था। दीवान इश्तिहाक जो है ये पेंशन विभाग था। इसके अलावा शोहरत-ए-आम ये सार्वजनिक निर्माण विभाग, इस तरह के विभागों की स्थापना होती है। तो फिरोज शाह तुगलक को हम चुन लेते हैं। इसके बाद प्रश्न संख्या 61 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जौनपुर के काजी थे जिनका नाम था मुल्ला मोहम्मद यजदी। इनके खिलाफ उन्होंने मतलब यहाँ ये बताना है आपको कि ये जो काजी हैं मुल्ला मोहम्मद यजदी, इन्होंने किसके खिलाफ फतवा जारी किया था, मतलब किसी शासक के खिलाफ इन्होंने फतवा जारी किया था। तो ये कौन है? 61 और करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। अकबर के खिलाफ फतवा जारी किया जाता है। जो अकबर की धार्मिक नीतियां थी उनके खिलाफ काजियों को फतवा जारी करना पड़ा। इसके अलावा इससे पहले यही चीज़ MBT के साथ होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ। तो कुल मिलाकर सी वाला ऑप्शन जो है वो परफेक्ट है। इसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 62 को देखते हैं। कौन से राजवंश के एक मुस्लिम शासक ने यह आदेश दिया था कि उसके शासनकाल के दौरान होने वाले समारोह केवल 21 दिनों तक चलेंगे? तो ये तुगलक डायनेस्टी का था, लोदी का था, मतलब लोदी राजवंश का था, मामलूक डायनेस्टी से जुड़ा हुआ था या फिर सैयदों से जुड़ा था। तो 62वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर ए होगा। फिरोज शाह तुगलक का असल में ये ऑर्डर था कि समारोह केवल 21 दिन तक ही चलेगा। तो ए वाले विकल्प को हम इसमें से सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 63 को देखिए। कहा जा रहा है इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, सही का चयन आपको करना है। तो मुगल प्रशासन में मीर आतिश जो था ये दरोगा ये तोपखाना के नाम से जाना जाता था। और अष्टप्रधान मजूमदार, मतलब अष्टप्रधान जो पूरी परिषद थी उसमें मजूमदार को वित्त मंत्री कहा जाता था, या आप ये कहें कि वित्त मंत्री को मजूमदार कहा जाता था। और बाबर ने भारत पर हमला किया तो वह काबुल का बादशाह उस जमाने में था। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 63 को आप देख रहे हैं और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। ये जानकारी देने के उद्देश्य से ऐसे स्टेटमेंट दे रखे थे, वरना इनसे एक एक क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 64 को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में 1929 में पूर्ण स्वराज्य पर प्रस्ताव पारित किया गया था? ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर था, कलकत्ता अधिवेशन था, मद्रास अधिवेशन था या अहमदाबाद था? क्वेश्चन नंबर 64 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। लाहौर अधिवेशन ये था असल में, और ये हुआ था 1929 में। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव, रावी की शपथ ली गई थी कि देश को आज़ाद कराएंगे और 26 जनवरी को हम अपनी आज़ादी मनाएंगे। तो वो तारीख आज़ादी की नहीं हो पाई, लेकिन गणतंत्र दिवस की हुई, जो कि आने वाला है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी ने 1940 में की थी। जब सारे उपाय करके हार जाते हैं तब करते हैं। और आप ये बताइए कि इसमें सही विकल्प कौन सा है उसके बारे में। तो ब्रह्मदत्त ये पहले सत्याग्रही थे, जवाहरलाल नेहरू इसमें दूसरे सत्याग्रही थे, और विनोबा भावे जो है वो तीसरे सत्याग्रही थे। तो अब बताइए कि इसमें से सही कौन सा है। 65 सी को चुन लीजिए, केवल दूसरा सही है, बाकी जितने हैं सब उल्टे पुल्टे दिए हैं। विनोबा भावे पहले सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे थे, तो इसमें सब उलट दिया है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सिर्फ जो सी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 66, केवल जवाहरलाल नेहरू वाला ठीक दिया था। 66वें में कहा गया कि भारत छोड़ो का जो नारा है वो कौन से स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा गढ़ा गया था? महात्मा गांधी ने उसको ईजाद किया था, या यूसुफ मेहर अली ने इसको ईजाद किया था, जवाहरलाल नेहरू या रामजी मालोजी सकपाल? इसमें से जो नाम आप देख रहे हैं कौन सा होगा? तो 66वां जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? ये यूसुफ मेहर अली का नारा था, भारत छोड़ो। ठीक, और भारत छोड़ो आंदोलन तेज रफ्तार में फैलता है। इसके बाद 67वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। कौन से शासक ने सभी भिक्षुओं के लिए तर्पण्य मुक्त कर दिया था? तर्पण्य जो है उसे फ्री कर दिया था। ये बिंबिसार था, शिशुनाग थे, मतलब शिशुनागों का काम था, या फिर महापद्म नंद ने किया था, या चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था? बताइए। तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। बिंबिसार जो है ये समस्त भिक्षुओं के लिए तर्पण्य का मतलब होता है नदी पार करने का शुल्क। यहाँ पे कोई तर्पण करना और श्राद्ध करने की बात नहीं हो रही है। नदी पार करने के लिए शुल्क लगता था, तो उसको फ्री कर दिया था। केवल भिक्षुओं के लिए व्यवस्था थी, और बिंबिसार को हम चुनते हैं मगध सम्राट। इसके बाद 68वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इख्तियार अल दीन बख्तियार खिलजी, मतलब कुल मिलाकर बख्तियार खिलजी, इसने बिहार में जो ओदंतपुरी बिहार था, मतलब ओदंतपुरी जिसे कि बिहार शरीफ बाद में नाम दिया गया, तो उस पर कब विजय हासिल की थी? ये कुतुबुद्दीन का कमांडर था। अब बताइए इसमें समय कौन सा था? तो इसमें अगर आप देखें तो सी वाला ऑप्शन परफेक्ट होगा, यानी 1198 का समय था। आप जानते हैं कि 1192 और 91, 93 ऐसे जो ऊपर शुरुआती दौर हैं, वहाँ पे तराइन का युद्ध, उसके बाद चंदावर का युद्ध, तो राजपूत शक्ति वहीं से नष्ट हो जाती है। जो बचे कुचे राजपूत थे वो आपस में ही द्वेष रखते थे, और बाकी जो उनके कीर्ति स्तंभ थे वो ढह जाते हैं। तो अब इन तुर्कों का रास्ता साफ हो जाता है। ये आराम से भारत में घुसते हैं और छोटे छोटे राज्यों को पराजित करते हुए तोड़फोड़ करना शुरू करते हैं। तो आप बख्तियार खिलजी को देखते हैं कि बिहार में कितना उपद्रव मचाता है। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा? सी वाला हो जाएगा। 1198 वाला जो ऑप्शन है वो सही। इसके बाद प्रश्न संख्या 69 को आप देख रहे हैं। 1324 में गयासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत राज्य को तुगलक साम्राज्य में मिला लिया, और इसका नाम बिहार के एक जिले के नाम पर रखा गया। वो जिला कौन सा था जरा बताइए? नालंदा था कि समस्तीपुर था, कि दरभंगा और लखीसराय का भी नाम दिया है? फिलहाल इसमें आप ई वाले को चुन ले तो अच्छा रहेगा। ये तिरहुत जो था मिथिला राज्य, इसको तुगलक साम्राज्य में मिलाया गया। इसका नाम भागलपुर रखा गया। अब इसमें नाम कहीं दिया नहीं है, तो हम ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। हाँ, डेट भी आप याद रखेंगे। फिलहाल ई को चुनते हैं और आगे भागते हैं।
तो भागते भागते हम लोग पहुंच गए हैं प्लासी के युद्ध में और ये समय है 1757 के आसपास का। अब बताइए कि बिहार की वास्तविक शक्ति प्लासी के युद्ध के बाद किसके हाथ में चली गई। ये बड़ा ही निर्णायक युद्ध था और इसके तुरंत बाद ही मतलब कुछ ही समय बाद वांडीवाश होता है, बीच में वेदरा का युद्ध आप देखते हैं, एक के बाद एक ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना दबदबा कायम करते जाती है। तो कुल मिलाकर अब बताइए इसमें किसके हाथ में सत्ता आती है, शक्ति आती है। अब 70 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। प्लासी का युद्ध होता है 1757 में, गर्मी के महीने में 23 जून की तारीख थी, अंग्रेज जीतते हैं और वास्तविक सत्ता जो बिहार वाला हिस्सा है उसमें आ जाती है राजा राम नारायण के हाथ में। लंबे समय तक नहीं रहती है लेकिन फिर भी आ जाती है, तो ए वाले ऑप्शन को चुन लिया। इसके बाद 71वें प्रश्न को देखिए। 1763 में शुरू हुआ जो सन्यासी विद्रोह था इसमें महत्वपूर्ण नेता कौन सा नहीं था, मतलब उससे संबंधित नेता का नाम जो नहीं है वो आपको चुनना है। तो मजनू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, अब इसमें से आप नाम चुनकर बाहर करें। करेक्ट आंसर ई होगा। देखिए ये मिला जुला विद्रोह था। सन्यासी विद्रोह में ना हिंदू और मुसलमान दोनों एकजुट होकर करते हैं अपने अपने तरीके से। तो सन्यासियों के द्वारा ये मूल रूप से शुरू किया गया था। वंदे मातरम का वो गीत गाते थे, वो उनका ध्येय गीत था और ध्वजा लेकर चलते थे। बाद में ये सामुदायिक बन जाता है, मतलब सारे संप्रदाय के लोग इसमें जुड़ने लगते हैं और ये राष्ट्रीय एकता का मुद्दा बन जाता है। शुरुआत में धार्मिक रहता है। तो इसमें आप बताएं कौन। तो 1763 से लेकर ये 1800 तक अनवरत चलता है। सन्यासी काबू में ही नहीं आ रहे थे। फिलहाल इसमें मजनू शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक, देवी चौधरानी, इन सबके नाम आते हैं। तो हम इसमें से ई वाले को चुनते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 72 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि 30 नवंबर 1856 की बात है। संथाल परगना जिले के पहले जिलाधिकारी निम्नलिखित में से कौन बने थे, मतलब किसको बनाया गया था। तो संथाल परगना का पहला जिलाधिकारी कौन बनता है। संथाल विद्रोह के बाद सरकार को बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। तो जॉन निकोलसन को बनाया जाता है, हडसन को बनाया जाता है, कैम्पबेल को बनाया जाता है, लॉरेंस को बनाया जाता है। नाम किसका था आप बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो संथाल रिबिलियन जो है ना वो 1790 में होता है और 30 नवंबर 1856 को इस उपद्रव के बाद जो एशले ईडन नाम का व्यक्ति था, अंग्रेज था, उसे पहला जिलाधिकारी बनाया गया। तो एशले ईडन का नाम इसमें दिया ही नहीं है, तो हम ई को चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 73 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि अप्रैल 1920 की बात है। खिलाफत आंदोलन के जो टॉप लेवल के नेता थे मौलाना शौकत अली, वो बिहार में किस जिले में पहुंचे थे। जनसंपर्क के लिए भी नेता आते थे। अब बताइए इसमें मुंगेर जिला होगा, भागलपुर होगा, मुजफ्फरपुर होगा कि जहानाबाद होगा। राइट आंसर इसका ई हो जाएगा। इसमें आप किसी को नहीं चुन सकते। असल में खिलाफत आंदोलन जो है इसमें पूरे बिहार में हड़ताल हो जाती है। ये 19 मार्च 1920 की बात है और मुंगेर, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, आरा, डाल्टनगंज, इन सब में बड़े पैमाने पर असर देखा जाता है। लेकिन जो शौकत अली है वो पटना में आते हैं। पटना यहाँ दिया ही नहीं। इसके बाद 74वें नंबर के प्रश्न को आप देख रहे हैं। इसमें कहा गया कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू रीजन ऑफ द वायसराय लॉर्ड लिटन। ठीक है, ये जो लॉर्ड लिटन नाम का वायसराय है इसके बारे में आप बताइए इसके समय में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रॉयल टाइटल एक्ट इसके समय में आता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट भी इसी के समय में आता है और जो आर्म्स एक्ट है वो भी इसी के ज़माने में आता है। तो अब आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। 74 राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सभी तीनों ठीक हैं और तीनों ठीक है तो हम ए को चुनेंगे। इसके बाद 75 को लेकर आगे बढ़ते हैं। 75 में कहा गया कि गलत विकल्प का आपको चयन करना है। साबरमती आश्रम की स्थापना होती है 1916 में। चंपारण सत्याग्रह शुरू होता है 1917 में। खेड़ा सत्याग्रह उसके पीछे ही स्टार्ट हो गया था 1916 में। और पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना भी 1916 में हुई थी। गलत कौन सा है आप बताइए। तो स्पष्ट देखकर मालूम हो रहा है कि इसमें खेड़ा सत्याग्रह की जो तारीख है वो गलत दी है। वो चंपारण के बाद का है, चंपारण से पहले कैसे हो जाएगा। गांधी जी का पहला अभियान भारत में चंपारण ही था। तो कुल मिलाकर खेड़ा सत्याग्रह की जो तारीख है वो 1918 की है और इसमें ये गलत दिया है। इसके बाद 76 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि पृथ्वी की जो आंतरिक परत है, यहाँ से ज्योग्राफी स्टार्ट होती है। तो पृथ्वी की आंतरिक परत सियाल के निर्माण में किन तत्वों की प्रचुरता होती है। तो प्रश्न में ही उत्तर छिपा है। सियाल को अगर आप डिकोड कर लें तो कौन से तत्व आएंगे। 76 करेक्ट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। इसमें आप देख रहे हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। सियाल सिलिका यानी Si और एल्यूमिनियम का Al मिलके बन गया सियाल। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इसके बाद 77 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि जो ग्रह दिए हैं उनको आकार के आधार पे आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए, मतलब छोटे वाले को पहले रखेंगे और जो सबसे बड़े आकार का है उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो सबसे छोटा कौन है आप जानते हैं, बुध है। सबसे छोटे आकार का है तो बुध पहले रखा हुआ है और ऐसा विकल्प सिर्फ ए वाला है तो पकड़ना आसान है। हाँ, इसमें बाकी क्रम भी आपको पता होना चाहिए। हमेशा ऐसा सरल विकल्प रहेगा ये जरूरी नहीं है। तो बुध पहले नंबर पर, उससे थोड़ा सा बड़ा आकार है मंगल का, उससे थोड़ा सा बड़ा आकार है शुक्र का और उससे भी बड़ा आकार है पृथ्वी का। तो ये क्रम हमने देखा। प्रश्न संख्या 78 को आप देख रहे हैं। भू संतुलन नाम का जो शब्द है यानी आइसोस्टेसी, इसको गढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे। ये ग्रोव कार्ल गिलबर्ट थे या फिर निकोलस स्टेनो थे या फिर क्लेरेंस डेटन थे या फिर फ्रांसिस रिक्टर थे। इसमें से किसका नाम आप लेंगे जो कि भू संतुलन नाम के इस शब्द को इजाद किए थे, पहली बार इस्तेमाल किए थे। तो ये एक अमेरिकी भूवैज्ञानिक थे, जियोलॉजिस्ट थे और इनका नाम था क्लेरेंस डटन। इन्होंने भू संतुलन शब्द को पहली बार यूज किया था। सी वाले ऑप्शन को, डटन को आप चुन लीजिए, ये अमेरिकन थे। प्रश्न संख्या 79 को देखते हैं।
इसमें पूछा गया कि कैलिफोर्निया का जो सियरा नेवादा पर्वत है वो कौन से पर्वत का एग्जाम्पल है, किस प्रकार का माउंटेन है, आप बताइए। ज्वालामुखी है, अवशिष्ट है, रेसिडुअल है, या फिर फोल्ड माउंटेन है, ब्लॉक माउंटेन है, कौन सा है इसमें से? यहाँ पर बात हो रही है सियरा नेवादा की, और इसमें 79 का जो आप ऑप्शन देख रहे हैं करेक्ट आंसर डी होगा। ये ब्लॉक पर्वत है। दो भ्रंश घाटियों के बीच में जो एक ऊंचा स्थान विकसित हो जाता है उसको हम कहते हैं ब्लॉक पर्वत। दोनों ओर इसके भ्रंश घाटियां पाई जाती हैं, मतलब फाल्ट वैलीज पाई जाती हैं, और इसी प्रकार का ये सियरा नेवादा है। तो बड़े आकार का है, इसमें से हम ब्लॉक पर्वत को चुनेंगे जो डी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 80वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। भारत और चीन के बीच का जो बॉर्डर है उसका नाम है मैकमोहन, मतलब मैकमोहन रेखा उसको कहा जाता है, जो सीमा रेखा है। और रेड क्लिफ रेखा जो है ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है डूरंड रेखा। तो बताइए कि गलत कौन सा है? तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, बाकी तो ठीक ही दिया है। मैकमोहन रेखा जो है वो भारत चीन के बीच में है, रेड क्लिफ जो है वो भारत पाकिस्तान के बीच में है, डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। उसका कुछ हिस्सा जो पीओके वाला पार्ट है वहाँ पे अगर हम देखें तो भारत के साथ अफगानिस्तान की सीमा का लगता है। छोटी सी जो डूरंड रेखा की मतलब फ्रैक्शन उसका है वो वहाँ पर मौजूद है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ई होगा, क्योंकि इसमें गलत कुछ भी नहीं है। इसके बाद प्रश्न संख्या 81 को देखते हैं। पंजशीर घाटी जो है ये अफगानिस्तान में है, चितवन घाटी जो है ये नेपाल में है, सेक्रेड वैली जो है ये पेरू में है, और बालीम घाटी ये पापुआ न्यू गिनी में है। तो आप बताइए कि इसमें सही कौन सा है? 81 को आप देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई होगा, क्योंकि पंजशीर जो है वो सच में अफगानिस्तान में है और कहीं नहीं है। चितवन जो है नेपाल में है, सेक्रेड जो है पेरू में है, और बलीम जो है ये न्यू गिनी में है। तो ठीक ठाक तो दिया है इसमें, सही आपको चुनना था तो सबको चुन लीजिए। इसके बाद 82वें नंबर के प्रश्न को देख रहे हैं। इसमें पूछा गया कि कौन से शहर में, निम्नलिखित में से कौन से शहर में केंद्रीय शुष्क भूमि कृषि अनुसंधान संस्थान है? ये करनाल में है, जोधपुर में है, हैदराबाद में है कि हिसार में है? और क्वेश्चन नंबर 82 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा, ये हैदराबाद में है। इसकी जो लोकेशन है हैदराबाद तेलंगाना राज्य में है। तो इसमें हमने सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट किया। इसके बाद 83 को चुन लेते हैं, आंध्र वाला मत चुन लीजिएगा। देखिए यहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन का नाम दिया है और कंट्री का नाम दिया है, गलत की तलाश आपको करनी है। तो कोनको जो है ये वेनेजुला में प्रचलित कृषि है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, जंगल उजाड़ कर वहाँ खेती की जाती है, फिर वो बंजर हो जाती है जमीन, तो दूसरी जगह वैसे ही काट के करते हैं। तो निर्वनीकरण इससे बहुत तेजी से होता है। रे प्रकार की जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो वियतनाम में प्रचलित है, तुंगिया जो है ये म्यांमार की है, और कैंगिन जो है ये फिलीपींस की है। गलत ऑप्शन कौन सा है इसमें जरा देख कर बताइए। तो इसमें अगर आप देखें तो सारे के सारे सही दिए हैं, और इसीलिए हम ई वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर रहे हैं कि सब ठीक है, कुछ भी गलत नहीं। 84 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका कि इस्तेमाल करते हैं तो कृत्रिम वर्षा की प्रक्रिया शुरू होती है, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं क्लाउड सीडिंग, यानी बादलों के बीज हम बोते हैं। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्या मिलाते हैं? सल्फर मिलाते हैं, सोडियम मिलाते हैं, आयोडीन मिलाते हैं, फेरिक ऑक्साइड मिलाते हैं। तो आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हम आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं, और इससे होती है आर्टिफिशियल रेन। तो इसमें से हम आयोडीन को चुनेंगे, यानी सी वाला हमारा सही उत्तर है। 85वें प्रश्न को देखते हैं। ग्रीन इंडेक्स ये कौन से संगठन के द्वारा, कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा विकसित किया गया है? बताइए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल, या फिर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, या फिर वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर यानी WWF, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल यानी नैतिक उपचार के लिए लोगों वाला जो संगठन है? बताइए इसमें संगठन कौन सा है जो कि ग्रीन इंडेक्स को जारी करता है? तो 85 का राइट आंसर इसमें बी होगा, ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की देन है, यानी UNEP इसको नियंत्रित करता है, जारी करता है। इसके बाद 86 को देखते हैं। नए बैंक लाइसेंसों के आवेदन की जांच करने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? ये कौन सा पैनल या कमेटी थी? बताइए। दीपक पारेख, दीपक मोहंती, विमल जालान, सी रंगराजन, इसमें नाम दिया है। तो ये दीपक पारेख जो समिति है ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए, न कि नए बैंकों के लाइसेंस के लिए। जो विमल जालान पैनल था वो असल में नए बैंकों के लाइसेंस के आवेदनों की जांच करता था। बाकी दीपक मोहंती वाली जो है वो RBI में डेटा सूचना प्रबंधन का काम, और बाकी आप देख रहे हैं रंगराजन वाला तो गरीबी के पैमाने को खत्म करना, वो सब। तो इसमें से हम विमल जालान पैनल जो दिया हुआ है यानी सी वाला उसको सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद 87 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसको कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन पब्लिश करता है? ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, या वर्ल्ड बैंक है? इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 87 का आप ई चुन लीजिए, क्योंकि विश्व आर्थिक मंच इसको जारी करता है। इसमें से माफ कीजिएगा, इसका जो सी वाला ऑप्शन है उसको हम सेलेक्ट करते हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी विश्व आर्थिक मंच। इसके बाद 88 को देखते हैं। 88 में कहा जा रहा है कि सही विकल्प का आपको चयन करना है। तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है ये, इसका हेडक्वार्टर है वियना में, एमनेस्टी इंटरनेशनल का है लंदन में, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इसका है ग्लैंड में यानी स्विट्जरलैंड में। तो बताइए सही कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 88 ए वाला ऑप्शन इसमें सेलेक्ट करेंगे, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सब ठीक है। वियना ऑस्ट्रिया में है परमाणु ऊर्जा एजेंसी का, ठीक है, वियना यानी ऑस्ट्रिया की बात हो रही है। बाकी यूनाइटेड किंगडम में है लंदन, वहाँ पे एमनेस्टी इंटरनेशनल, और वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर जो है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। तो ए वाले ऑप्शन को चुना, सब सही है। 89वें प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो कैमलिड्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष यानी इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलिड्स
ये 2024 है। और मिलेट का इंटरनेशनल ईयर जो है वो 2023 को घोषित किया गया था, और 2022 को घोषित किया गया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ ग्लास। 2021 को घोषित किया गया था पीस एंड ट्रस्ट का ईयर। तो अब बताइए इसमें से गलत कौन सा है? 89 का जो राइट आंसर है वो ई होगा, क्योंकि जितना दिया है सभी ठीक है, इसमें गड़बड़ नहीं है। ठीक है, तो ई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया। इसके बाद 90 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में बिहार का जो आर्थिक सर्वेक्षण था उसके हिसाब से किस जिले में सर्वाधिक 3.31 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया है? सबसे ज़्यादा टीकाकरण कहाँ पे हुआ है? ये पूर्वी चंपारण में हुआ है, पश्चिमी में हुआ है, मुजफ्फरपुर में हुआ है, दरभंगा में हुआ है, कहाँ पे हुआ है? तो जो इकोनॉमिक सर्वे है और रिपोर्ट है उसके आधार पे देखें तो सबसे ज़्यादा जो टीकाकरण है वो पूर्वी चंपारण में हुआ है 3.31 लाख। उसके बाद नंबर आता है पश्चिमी चंपारण का और फिर मुजफ्फरपुर। तो इसमें से आप पूर्वी चंपारण को चुनेंगे, जो कि है यहाँ पे ए वाला ऑप्शन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 91 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार राज्य की किस नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर के पठार की तरफ से है? मतलब छोटा नागपुर के पठार से वो निकलती है। बागमती है, कमला है, महानंदा है और फल्गु है। तो इसमें से डी वाले ऑप्शन को आप सेलेक्ट करेंगे। फल्गु जो है वो उत्तरी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, बाकी जो है वो हिमालय से निकलती है, नेपाल से सबका उद्गम होता है। तो फल्गु को आप चुन लीजिए। इसके बाद प्रश्न संख्या 92 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा जिला तंबाकू का उत्पादन नहीं करता है? पूर्णिया, मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर। नाम बताइए। देखिए इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? ई हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि पूर्णिया, मुंगेर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा भी ये सब क्या है? तंबाकू उत्पादक क्षेत्र हैं। तो इसमें से हम सबको बाहर नहीं कर सकते, ई वाले ऑप्शन को चुन लेंगे। 93 को देखते हैं। ओखरिन कुंड जलप्रपात निम्नलिखित में से कौन से जिले में है? रोहतास में है, पूर्णिया में है, कैमूर में है, मुंगेर में है। ये है कहाँ पे? तो 93 को हमने देखा, इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, रोहतास में है। ठीक है, इसकी लोकेशन कहाँ है? गोपत नदी पर बना हुआ है, रोहतास में है। ए वाले ऑप्शन को हमने सिलेक्ट किया है। इसके बाद 94 को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन सहरसा डिस्ट्रिक्ट? सहरसा में कौन सी है बताइए? तो चैताचौर झील है या फिर मानसी चौर है, भरथुआ है या फिर भगवा है? इसमें नाम दिया हुआ है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी हो जाएगा। जो भगवा चौर दिया है ना वो ठीक दिया है, बाकी भरथुआ जो है मुजफ्फरपुर में है, मानसी खगड़िया में है और चैता जो है ये पश्चिमी चंपारण में है। तो डी को चुन लेते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 95। 2011 का जो सेंसस है उसके हिसाब से बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है? सबसे ज़्यादा है वो तो ठीक है, लेकिन है कितना? तो 95 का जो राइट आंसर है वो 1106 होना चाहिए। 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ए वाले ऑप्शन को चुना। 96 में पूछा गया कि फसल और उत्पादन में पहले राज्य का नाम दिया है। 2022 का ये लेटेस्ट डाटा है। तो बताएं कि सही कौन सा है? काजू के उत्पादन में महाराष्ट्र पहले नंबर पे है, कोकोनट प्रोडक्शन में केरला पहले नंबर पे है, कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक और ग्राउंड नट यानी मूंगफली में गुजरात। सही कौन सा है आप बताइए। अब इसमें अगर आप देखें तो ई वाला ऑप्शन हमें चुन लेना चाहिए। और क्यों चुना? ई को चुनिए। देखिए काजू के मामले में महाराष्ट्र, नारियल के मामले में तो केरल है ही है और कॉफी के मामले में कर्नाटक ही रहेगा और कोई नहीं है, मूंगफली के मामले में गुजरात। तो सब तो सही दिया है। इसके बाद 97 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नवीनतम खनिज डाटा 2022 के हिसाब से यूरेनियम के उत्पादन में पहली पोजीशन पे है? यूरेनियम खनिज, रेडियो एक्टिव खनिज। तो इसके उत्पादन में पहले स्थान पे कौन सा है? इसमें राज्यों के नाम आप देख रहे हैं। आंध्र जो है वो पहली पोजीशन पे है, तो आंध्र को आप चुनेंगे तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद 98 में देखें। 98 में कहा गया कि जो लेटेस्ट डाटा है खनिज वाला, मतलब मिनरल वाला, उसके हिसाब से अभ्रक के मामले में सबसे हाईएस्ट जो डिपॉजिट है, भंडार है, मतलब रिजर्व की बात हम कर रहे हैं, असल में डिपॉजिट नहीं कहना सही रहेगा। जो हाईएस्ट रिजर्व है माइका का वो किसके पास है? कौन से राज्य के पास है? ये लेटेस्ट डाटा आप दिमाग में रखिएगा। आंध्र है, राजस्थान है, उड़ीसा है, झारखंड है। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? ए हो जाएगा। आंध्र प्रदेश इसमें सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद राजस्थान है और सबसे लास्ट पोजीशन है उड़ीसा की। मतलब 3 जो टॉप 3 है उनको हम देख रहे हैं। तो ए वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 99 आपका इंतजार कर रहा है। कहा गया कि वर्ष 2021-22 के लिए अग्रिम अनुमान के हिसाब से देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड कितने मिलियन टन अनुमानित है? ये बताइए। इसमें आपको पूछा गया है खाद्यान्न का उत्पादन, तो 316.06 मिलियन टन, ये आपको याद करना पड़ेगा। तो इतना जो खाद्यान्न का उत्पादन है ये अनुमानित है। अनुमानित इसलिए क्योंकि बाकी तो प्रकृति पर निर्भर करता है। तो डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 100 को देखते हैं। 10वीं जो कृषि जनगणना हुई थी 2015-16 वाली, उसके हिसाब से कौन से राज्य में जोतों की संख्या में सबसे ज्यादा ग्रोथ हुई है, वृद्धि हुई है? मध्य प्रदेश में हुई है, महाराष्ट्र में हुई है, यूपी में हुई है, कहाँ पे हुई है? तो मध्य प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा दर्ज की गई है, 12.74%। और इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती है। अगला प्रश्न देखिए, कुल मिलाकर 150 प्रश्न है। तो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य महाराष्ट्र है। ये सही कौन सा है आपको बताना है। सोयाबीन का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश है और तीसरा जो है वो राजस्थान है। सही कौन सा है? 101 करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। इसमें से ए वाला, पहला, दूसरा, तीसरा सब ठीक है। सोयाबीन के मामले में टॉप पोजीशन इस समय महाराष्ट्र की है, न कि मध्य प्रदेश की। वो दूसरे स्थान पे है और राजस्थान तीसरे स्थान पे है। तो सभी सही है। 102 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि 28 अक्टूबर 1969, पीछे की बात है, किस देश की सहायता से भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? वो देश का नाम आपको बताना है। रूस है, कनाडा है, फ्रांस है, अमेरिका है। इसमें से नाम कौन सा होगा?
तो 102 को आप देख रहे हैं, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये अमेरिका है, ठीक है, ये अमेरिका है जिसके की सहयोग से ये स्थापित किया गया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये तारापुर महाराष्ट्र में है। 103 को देखते हैं, इसमें कहा गया कि प्रमुख तेल उत्पादक क्षेत्रों से संबंधित कौन सा विकल्प सही है। तो असम में जो नाहर कटिया क्षेत्र है वो इससे संबंधित है, मतलब तेल उत्पादन से। अरुणाचल प्रदेश में निगरू क्षेत्र है और आलिया बेल्ट जो है ये गुजरात की है। तो 103 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए होगा। इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है। तो ऐसे प्रश्नों का उद्देश्य होता है जानकारी देना, ये सारे फैक्ट हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। इसके बाद 104 को देखिए, इसमें कहा गया कि बिहार राज्य में प्रमुख जूट उत्पादक या जूट उद्योग केंद्र इसमें से कौन से हैं। यहाँ उद्योग केंद्र की बात हो रही है, कटिहार है, समस्तीपुर है, दरभंगा है। नाम आपको चुनना है जूट के मामले में, और इसमें से जो राइट आंसर है वो इसका ए हो जाएगा। इसमें भी पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक, माफ कीजिएगा, इसका जो ए वाला ऑप्शन है उसको चुन लिया। तो ए को चुन लेते हैं, यहाँ पे है। और इसके बाद 105 में देखते हैं, इसमें कहा जा रहा है कि आगे ही खाली जगह है, कितने वर्ष या उससे अधिक आयु के ऐसे सभी व्यक्ति जो कि किसी भाषा को पढ़ने और लिखने में सक्षम है उसको साक्षर कहा जाएगा। मतलब साक्षरता की परिभाषा दी है, उसमें एज आपको भरनी है। 6 वर्ष की आयु, 7 वर्ष की, 8 वर्ष की। तो आप जानते हैं 7 वर्ष की आयु या उससे ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं उन पर यह साक्षरता की परिभाषा काम करती है। इसके बाद 106 नंबर के क्वेश्चन को आप देख रहे हैं। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग बिहार के कौन से शहर की जनसंख्या 10 लाख या उससे ज़्यादा है। गया, ईस्ट चंपारण, औरंगाबाद और मुजफ्फरपुर। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, मतलब 10 लाख या उससे अधिक, 1 मिलियन प्लस, 1 मिलियन प्लस जिसे कहा जाता है। तो उसमें बिहार का पटना जो है वो इस रिकॉर्ड में आता है। इसमें ई वाले ऑप्शन को हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, इसमें से कोई नहीं। इसके बाद 107 को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू SRS स्टैटिस्टिक रिपोर्ट 2018, मतलब जो सांख्यिकी रिपोर्ट है उसके हिसाब से शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में है। तो मध्य प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, अरुणाचल में है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 107 में आप ए को चुनेंगे। असल में सबसे ज़्यादा जो इस समय शिशु मृत्यु दर है वो मध्य प्रदेश में 48 प्रति हजार जीवित जन्म पे दर्ज की गई। तो मध्य प्रदेश को चुन लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108 आपसे पूछ रहा है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से बिहार की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी। 25 थी, 24 थी, 23 थी, 22 थी। और इसका जो राइट आंसर है वो 25.42 हो जाएगा। और इसमें से हम किसे चुनेंगे, 25 वाले यानी ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, लगभग इसीलिए दिया हुआ है। 109 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है। तो सूखा इलाका जहाँ होगा वहीं पर रहेगा। उस आधार पे आप चुने तो जोधपुर हो जाएगा, राजस्थान का। इसके बाद 110, इसमें पूछा गया कि कैस्पियन सागर झील कौन से देश से होकर नहीं बहती है। कहाँ से होकर नहीं बहती है, तो झील में हालांकि प्रवाह नहीं होता है लेकिन समुद्र की लहरें तो होती हैं। अब बताइए कि इसमें अजरबैजान होगा, ईरान होगा, कजाकिस्तान होगा, रूस और तुर्कमेनिस्तान, इसमें से कौन सा। देखिए इसका ई चुन लीजिए, इसमें कौन से इलाके से होकर नहीं बहती है या कहाँ पर नहीं है वो दिया हुआ है, तो हम ई को चुनते हैं। असल बात यह है कि कैस्पियन सागर का जो विस्तार है उसमें अजरबैजान को भी आप शामिल करेंगे, ईरान को भी शामिल करेंगे, कजाकिस्तान भी है, रूस भी है और तुर्कमेनिस्तान भी है, वो भी रहता तो उसको भी जोड़ लेते। इसके बाद 111 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि अंतरिम सरकार 1946 वाली जो थी उसमें विधि मंत्रालय की कमान किसके पास थी। ये विधि मंत्रालय कौन संभाल रहा है, तो इसमें आप नाम देख रहे हैं और करेक्ट आंसर विधि मंत्रालय का क्या होगा, जोगिंदर नाथ मंडल का नाम आप चुनेंगे इसमें से, जो कि है सी वाला ऑप्शन, ठीक है, जोगिंदर नाथ मंडल सी वाले ऑप्शन को। इसके बाद 112 को देखते हैं। कौन से अधिनियम के अंतर्गत पहली बार भारतीयों को वायसराय और गवर्नर की कार्यकारी परिषद में जोड़ने का प्रावधान किया गया। ये 1909 का अधिनियम था, 1919 का था, या 1935 या 47। तो 112 और इसका जो करेक्ट आंसर है ये 1909 का जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म कहा जाता है ना, वही वाला था। इंडियन काउंसिल एक्ट था ये असल में, जिसमें कि पहली बार इस तरह का प्रावधान किया गया था। 113 को देखते हैं। इसमें संविधान सभा से संबंधित सही विकल्प का आपको चयन करना है। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था, ऐसा बताया गया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया। तो सही कौन सा है आप बताइए। 113 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सब सही है, इसमें हमें किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है। 114 को देखते हैं। संविधान सभा की एक प्रमुख समिति का संविधान सभा की कई सारी प्रमुख समितियां थी, उसमें से संचालन समिति जो है उसके अध्यक्ष कौन थे ये आपको बताना है। यहाँ नाम दे रखा है, राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, BR अम्बेडकर हैं और सरदार पटेल भी हैं। तो 114 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 115 को देखते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग के अंतर्गत मौलिक अधिकारों के संबंध में प्रावधान हमें दिखाई देते हैं। तो ये भाग 2 है, भाग 3 है, 4 है, 4A है, इसमें से कौन सा होगा। तो 115 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये भाग 3 है, ठीक है, ये भाग 3 है, ध्यान दीजिएगा। बाकी भाग 2 में आप जानते हैं नागरिकता है, भाग 3 में मौलिक अधिकार ये हमने देख ही लिया है, और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य उसी 4 में ए जोड़ दिया गया है उसमें है। इसके बाद 116 को देखते हैं। 92वां संशोधन होता है संविधान में, 92वें नंबर का संशोधन होता है और ये हुआ था 2003 में। और जो 8वीं अनुसूची है उसमें कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था, जिसको नहीं किया गया था वो आपको बताना है। तो बोडो उस बार शामिल नहीं हुई थी, डोगरी नहीं शामिल हुई थी, मैथिली या फिर संथाली, कौन सी भाषा को शामिल नहीं किया गया था।
तो इसमें आप ई को चुनेंगे क्योंकि ये सभी शामिल की गई थी। आप जानते हैं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 भाषाएं जो हैं ये 92वें संशोधन के द्वारा शामिल की गई थी। इसके बाद 117 117वें नंबर के प्रश्न में कहा गया कि नवंबर 1930 से जनवरी 1931 यहाँ तक आयोजित होने वाला जो पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था उसमें दलित वर्ग का नेतृत्व किसने किया था। कांग्रेस इससे दूर रहती है पहले वाले से, दूसरे वाले में गलती से शामिल होते हैं फिर उसके बाद जाते ही नहीं। तो बताइए दलितों की ओर से कौन गया था। और 117 का जो राइट आंसर है वो इसमें ई होगा। मतलब कुल मिलाकर प्रतिनिधियों की संख्या थी 89 और उसमें दलित वर्ग की ओर से कौन जाएगा, बाबा साहेब जाएंगे। तो इसमें दिया ही नहीं है तो हम ई वाले ऑप्शन को बाहर कर लेते हैं। इसके बाद 118 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 118 को आप देख रहे हैं। 1930 का समय था, वायसराय लॉर्ड इरविन और ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमजे मैकडोनाल्ड। उनके सामने गांधी जी के द्वारा अपने समाचार पत्र यंग इंडिया के माध्यम से रखी गई जो 11 सूत्री मांग थी उसके हिसाब से भू राजस्व को कितने फीसदी कम करना था, ये गांधी जी की डिमांड थी। तो कितने फीसदी कम करने की बात की गई थी, 20, 30, 40, 50। और 118 जो आप देख रहे हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, 50%। ठीक है, 50% कम करने के लिए कहा गया था जिस पर कि अंग्रेज कतई राजी नहीं होते। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 119, निम्नलिखित नेताओं में से कौन 1928 में नेहरू रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई थी उससे सहमत था। सुभाष चंद्र बोस इससे सहमत थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू सहमत थे, एस सत्यमूर्ति सहमत थे। कौन इससे ताल्लुक रखता था। तो पूरी तरह से सहमत जो युवा राष्ट्रवादी नेता थे वो नहीं थे। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ये सभी युवा राष्ट्रवादियों में ही आते हैं। बाकी आप सत्यमूर्ति को भी उसमें जोड़ सकते हैं। ये पूरी तरह से उससे सहमत नहीं थे। मतलब उनका ऐसा मानना था कि इसमें और संशोधन की आवश्यकता है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ई हो जाएगा। तो ई वाले ऑप्शन को चुन लेते हैं और बाहर चलते हैं। इसके बाद बाहर का मतलब 120 वाले की तरफ चलते हैं। तो चटगांव शस्त्रागार छापा जो हुआ था, आर्मरी रेड हुई थी, ये 18 अप्रैल 1930 को हुई थी। तो तारीख भी आपको मालूम होनी चाहिए, वो प्रश्न में आप देख लीजिए। अब बताइए कि इसमें प्रमुख नेता कौन था। तो आसान पूछा है लेकिन हो सकता है कि इसको उल्टा कर दे, नेता का नाम देकर आपसे तारीख पूछे, तब आपके लिए थोड़ी दिक्कतें बढ़ सकती हैं। फिलहाल 120वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर इसमें क्या होगा। मास्टर सूर्यसेन थे, इन्हें मास्टर दा भी कहा जाता था। तो इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और बहुत बुरी तरीके से सरकार इनके साथ पेश आती है। इसके बाद 121वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। इनके होशो हवास में इनके हाथ और पैर के नाखून नोच लिए जाते हैं और भी तरह तरह से प्रताड़ित किया जाता है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से निम्नलिखित में से कौन से उद्योग में 21% पुरुष श्रमिकों की बहुलता है, ये बताइए। कृषि में है, वानिकी में है, मत्स्य पालन में है, निर्माण में है, कहाँ पे। तो जो इकोनॉमिक सर्वे है उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इसमें डी वाले ऑप्शन यानी कंस्ट्रक्शन को आप चुनेंगे। जो निर्माण है उसमें 21% है, बाकी मत्स्याखेट जो है मत्स्यन जिसे कहा जाता है उसमें 45.9% है। तो कुल मिलाकर डी वाले विकल्प को हम चुनते हैं। यहाँ एक आंकड़ा दे दिया है तो उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। इसके बाद 122वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और सह वित्त मंत्री तारा किशोर प्रसाद 28 फरवरी 2022 को बिहार विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट पेश किए थे, वो धनराशि आपको बतानी है। तो अब इसमें लगभग में दिया है लेकिन फिर भी आपको एक आंकड़ा रफ अनुमान होना चाहिए। देखिए ये जो धनराशि है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2,37,691 वाला जो ऑप्शन है ए वाला, उसको हम पकड़ लेंगे, वो सही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं 123 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 2022-23 में कितने किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ये केंद्रीय बजट के ही हिसाब से है। तो बताइए इसमें कितना विस्तार किया जाएगा। और 123 जो है इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ये सारे आंकड़े हैं, मतलब 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। जो बी वाला ऑप्शन है उसको हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद 124 को देखते हैं। पीएम ई विद्या के एक टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 टीवी चैनलों से बढ़ाकर टीवी के कितने चैनलों तक कर दिया गया है, मतलब कितनी इसकी संख्या बढ़ाई गई है वो आपको बताना है। और 124 जो है इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए 200, मतलब इकट्ठे बढ़ाकर 200 कर दिया गया है। इसके बाद 125 को देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के हिसाब से वर्ष 2021 में कितने भारतीय स्टार्टअप्स जो थे उनको यूनिकॉर्न का दर्जा मिला है। बताइए कितने स्टार्टअप थे। तो 125 राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इसमें 44 भारतीय स्टार्टअप थे जिन्हें कि यूनिकॉर्न का दर्जा दिया गया था। 44 की संख्या इसमें से आपको याद होनी चाहिए। इसके बाद 126 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि कितने आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान, यहाँ पूछा गया है कि किसने आकाशवाणी के रंग भवन नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान एक वर्षीय मतदाता जागरूकता कार्यक्रम मतदाता जंक्शन का शुभारंभ किया है। ये जो मतदाता जागरूकता कार्यक्रम है इसका नाम है मतदाता जंक्शन। तो ये पूछा जा सकता है कि नाम क्या है। फिलहाल इसका शुभारंभ किसने किया है वो व्यक्ति का नाम आपको बताना है। वेन्यू बता दिया है दिल्ली, तो वेन्यू भी आप याद रखेंगे। अब 126 जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, ए वाला होगा। राजीव कुमार जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया और इसमें से हम ए वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। इसके बाद 127 को देखते हैं।
हाल ही में किस कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा ऑप्टिमस ह्यूमनॉइड रोबोट के नवीनतम प्रोटोटाइप का अनावरण किया गया है? ये कौन सी कंपनी है, कंपनी का नाम आपको बताना है। और ये टेस्ला है, आप जानते हैं, कई बार न्यूज़ में था। और टेस्ला के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलन मस्क के द्वारा इसका अनावरण किया गया था। तो सी वाले ऑप्शन को हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद 128 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 4 यूक्रेनी क्षेत्रों को औपचारिक रूप से जोड़ने के लिए मॉस्को में एक समारोह की अध्यक्षता की, और उन चारों में कौन सा शामिल नहीं है वो आपको इसमें चुनना है। तो ये डोनेटस्क है, लुहांस्क है, जापोरिजिया है और खेरसान है। इसमें आप देखकर बताएं। तो 128 करेक्ट आंसर इसका ई होगा। 4 यूक्रेनी क्षेत्र हैं जिसमें ये चारों नाम आते हैं, और मॉस्को में इसके लिए एक समारोह की अध्यक्षता इन्होंने की थी। तो ई वाले ऑप्शन को हम चुन रहे हैं। इसके बाद 129 को देखते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि हाल ही में अनीश दयाल सिंह जो है ये नए महानिदेशक बने हैं। कौन सी संस्था के? संस्था का नाम आप बताइए। तो ये जो संस्था है ये यहाँ बी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें। माफ कीजिएगा, इसका जो डी वाला ऑप्शन है उसको सेलेक्ट कर लें। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ठीक है, भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इसके नए महानिदेशक के तौर पे इन्हें नियुक्त किया गया। तो ये 130वां प्रश्न आप देख रहे थे, और बीच में एक क्वेश्चन छूट गया था जिसे हमने यहाँ पर देखा, 129वां। 128 के बाद हम सीधे 130 पर आ गए थे। 129वां प्रश्न देख लेते हैं। तो किस अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा वर्ष 2027 में, यानी आगे की बात है, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा यानी सबसे बड़े उपग्रह टाइटन का अध्ययन करने के लिए टाइटन ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट को लॉन्च किया गया है? ये एजेंसी कौन सी है? स्पेस एक्स है, नासा है, जाक्सा है, इसरो है। तो ये सारे जो बड़े बड़े काम है ये नासा ही आमतौर पे करता है। 2027 तक ये लक्ष्य रखा गया है। तो बी वाले ऑप्शन को हमने इसमें सेलेक्ट किया, नासा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और इस समय सबसे ज़्यादा उपग्रहों की संख्या शनि के पास ही है। 130 को हमने पहले ही देख रखा था, और इसके बाद हम 131 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि हाल ही में एंटोन जिलिंगर जो है इन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, और ये किस देश से संबंधित है ये आपको बताना है। तो 131, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी होगा। संयुक्त रूप से दिया गया था, और इसमें एलन ऑस्पेट का नाम आता है, ये फ्रांस के रहने वाले थे। क्लॉसर का नाम आता है जो कि अमेरिकन थे, और ये जो जिलिंगर है असल में ये ऑस्ट्रिया के थे। तो इसमें से हम चुनेंगे किसको? ऑस्ट्रिया को चुनेंगे, जो सी वाला ऑप्शन है वो हमारा परफेक्ट है। 132 को देखते हैं। 2029 का जो एशियाई शीतकालीन खेल होगा उसकी मेजबानी कौन करेगा, उसकी होस्टिंग कौन सा देश करेगा, आप बताइए। तो ये जो मेजबानी का काम है ये सऊदी अरब को सौंपा गया है। 2029 में होगा, वो डेट भी आपसे पूछी जा सकती है। डी वाले ऑप्शन को हम चुन लेते हैं। प्रश्न संख्या 133, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा हाल ही में जारी जो वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 की रिपोर्ट थी, उसके हिसाब से यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको सही का चुनाव करना है। तो ये इसमें बता दिया गया है कि जो वैश्विक नवाचार सूचकांक है उसको जारी कौन करता है। फिलहाल अब इसमें रैंकिंग आपको बतानी है। स्वीडन को पहला स्थान प्राप्त हुआ था, स्विट्जरलैंड को दूसरा, अमेरिका को तीसरा, और भारत इसमें 40वें स्थान पे था। तो आपको सही विकल्प का चयन करना है। 133 में जो चीज़ें दी हैं सभी कुछ नहीं सही है। इसमें डी वाले ऑप्शन को चुनते हैं। डी वाला एकमात्र भारत की जो रैंक दी है वो ठीक है। बाकी स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे था, अमेरिका दूसरे स्थान पे था, और स्वीडन की तीसरी रैंक थी। प्रश्न संख्या 134 को देखते हैं। हाल ही में किस विभाग के द्वारा लद्दाख में भारत का पहला नाइट स्काई अभ्यारण्य स्थापित करने का निर्णय लिया गया? ये कौन सा डिपार्टमेंट है? जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग है, या पर्यावरण विभाग है, या कृषि विभाग है? इसमें से कौन सा डिपार्टमेंट है आपको सिलेक्ट करना है। तो 134 इसका जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। मतलब आप विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को इससे अटैच कर सकते हैं। वैसे भी इस तरह के जो काम है वो आमतौर पर टेक्नोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट होते हैं वही हैंडल करते हैं। 135 को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा किच्चा सुदीप को मवेशी गोद लेने संबंधी कार्यक्रम पुण्यकोटि दत्तू योजना और उस योजना का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है? देखिए, इसमें पुण्यकोटि दत्तू योजना जो है ना, ये मवेशी गोद लेने से संबंधित कार्यक्रम है। तो पूछा जा सकता है कि इसका संबंध किससे है। फिलहाल आप बताएं कि इसके लिए किसको ब्रांड एम्बेसडर, मतलब कौन से राज्य सरकार ने इन्हें ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है, किसे घोषित किया है, वो नाम दिया है किच्चा सुदीप। ये राज्य कौन सा है आपको बताना है। 135, तो 135 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ये कर्नाटक की सरकार है, ठीक है। कर्नाटक की गवर्नमेंट की योजना है जिसका नाम है पुण्यकोटि दत्तू योजना, और इसमें अडॉप्शन प्रोग्राम रखा गया है जो कैटिल है उनके लिए, और इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुदीप को। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 136 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्रिम्सन स्प्रिंग नाम की एक पुस्तक लिखी गई है, और इसको लिखा किसने है वो बताना है आपको। तो 136 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये नवतेज सरना के द्वारा लिखी गई ये जो पुस्तक है, इसको लिखने वाले व्यक्ति कौन है? नवतेज सरना है। इसके बाद 137 में कहा गया कि कौन सा दिवस 23 सितंबर 2022 को मनाया गया? 5 दिवस मनाया गया, शांति दिवस, सांकेतिक भाषा दिवस, सिनेमा दिवस। तो आप जानते हैं कि ये जो तारीख है 23 सितंबर की इंटरनेशनल साइन लैंग्वेज डे के तौर पे मनाई जाती है। सांकेतिक भाषा दिवस इस दिन मनाया जाता है। तो हम इसमें से सी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। 138 को देखते हैं। भारतीय नौसेना के द्वारा जापान भारत समुद्री अभ्यास, ये जिमेक्स 2022 छठवां संस्करण था। इसका आयोजन कौन से जलीय क्षेत्र में किया गया? चूंकि यह नौसेना अभ्यास है तो जमीन पर नहीं होगा, पानी में होगा। अब बताइए कि कहाँ पर किया गया।
तो 138 और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ठीक है। इसका जो 6वां संस्करण है, आयोजन कहाँ पे होता है? बे ऑफ बंगाल में होता है, बी वाला ऑप्शन। 139 को देखते हैं। हाल ही में किस देश ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सोने से बना हुआ मोसी वो तुन्या नाम का सिक्का लॉन्च किया है? ये कौन सा देश है? जिम्बाब्वे है, तंजानिया है, केन्या है कि नाइजर है? और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें हो जाएगा ए वाला, जिम्बाब्वे के द्वारा ये काम किया गया है। ए वाले को चुन लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट 140 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 आपको बता रहा है कि कौन कौन से ऐसे 2 राज्य हैं जहां के पूर्व राज्यपाल रह चुके सिप्ते रजी, इनका हाल में देहावसान हो गया। ये 2 राज्यों के राज्यपाल रहे थे। कौन से 2 राज्य हैं आपको बताना है? झारखंड और मेघालय है, छत्तीसगढ़ और मेघालय है, झारखंड और असम है, छत्तीसगढ़ और असम है। 140 और करेक्ट आंसर इसका सी होगा, झारखंड और असम। इनके पूरे राज्यपाल रह चुके सिप्ते रजी जो हैं, इनका हाल फिलहाल में देहावसान हो गया है। इसमें से हम सी वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं और 141 को देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा जो मैथमेटिक्स और रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो दीवार की घड़ी ये 8 बजे 8 बार टन टन करने में 8 सेकंड का समय लेती है। अच्छा क्वेश्चन है। और 12 बजे 12 बार टन टन करने में कितना समय लेगी वो आपको बताना है। टन टन की आवाज़ होती है जो कि बताती है कि अच्छा अभी इतना समय हो गया। तो अब बताइए कि 12 बजे जब 12 बार टनटनाएगी तो उसके लिए उसको कितना टाइम लगेगा? इसमें सेकंड में आपको बताना है। 141 का जो राइट आंसर है वो सी हो जाएगा, 13.71 सेकंड का समय लेगी। ठीक, इसके बाद 142 को देखते हैं। 200 और 400 जो संख्या है इसके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं का आपको योग बताना है और ये 7 की गुणज होनी चाहिए। ठीक है, ये मल्टीप्लाइज ऑफ 7 होना चाहिए, ये ध्यान दीजिएगा। तो कितनी ये पूरी संख्याओं का योग कितना होगा ये बताइए। तो 142 जो है इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ये 8903 होगा। ठीक, इसमें आप योग करके देख लीजिएगा। इसके बाद 143 को देखते हैं। इसमें कहा गया कि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये क्रमशः 18 और 260 है, यानी ल सा जो है वो 260 है और म सा जो है वो 18 है। और उसमें से एक संख्या आपको बता दी गई है 52, तो दूसरी संख्या आपको मालूम करनी है। तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर ल सा गुणे म सा, ऐसे हम लोग करते हैं। तो इसमें से आपको 3 चीज़ें पता है, एक निकालना है, आराम से आप पक्षांतर करके निकाल सकते हैं। तो करेक्ट आंसर 143 का क्या आएगा? बी वाला हो जाएगा। ठीक है, 90 आएगी संख्या। इसके बाद प्रश्न संख्या उसको आप मान लेंगे, एक्स वाई जेड कुछ भी मान लीजिए और उसके बाद ट्रांसफर करके डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके निकाल लीजिए। देखिए 144 50 लीटर अम्ल का मिश्रण है, उसमें अम्ल और पानी का अनुपात जो है वो 3:7 का है। अब मिश्रण में कितना पानी और मिला दें कि अम्ल पानी का अनुपात जो है वो 3:8 का हो जाए, ये आपको बताना है। मतलब रेशियो बदलना है, अनुपात वाला प्रश्न है। तो 144 जो है इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 5 लीटर आपको और मिलाना पड़ेगा, 5 लीटर पानी और मिला दीजिएगा। तो उसके बाद ये जो अम्ल और पानी का अनुपात है ये 3:8 हो जाएगा। इसके बाद 145 को देखते हैं। ए, बी और सी ये व्यक्ति हैं जो कि किसी काम को क्रमशः 12 दिन, 18 दिन और 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन 3 दिन बाद वो काम छोड़ देते हैं और बचा हुआ काम ए जो है वो पूरा करने के लिए लग जाता है। कितने दिन में वो काम पूरा कर लेगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दिनों की संख्या दे रखी है और इसमें से आप ऑप्शन चुनेंगे। तो 145 का जो राइट आंसर है वो डी हो जाएगा। डी वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद 146 को देखते हैं। 146 में कहा गया कि 2 रेलगाड़ियां हैं क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में चल रही और इनकी लंबाई जो है वो क्रमशः दी हुई है। मतलब पहली की है 650 और दूसरी की है 750 मीटर में। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेगी ये आप बताइए। तो इसमें सेकंड में समय दिया है और 146 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ए हो जाएगा, 48 सेकंड। इसके बाद 147 को आप देख रहे हैं। एक वृत्त की जीवा 6 सेंटीमीटर है, केंद्र और जीवा के बीच में लंब दूरी जो है वो 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या आपको ज्ञात करनी है। तो जीवा का मतलब आप समझ रहे हैं, वृत्त आप ऐसे खींचते हैं, बीच में एक केंद्र होता है, चारों ओर ये परिधि है और इसमें इस तरह से परिधि के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली आप रेखाएं खींच लीजिए तो ये जीवाएं होती हैं, आपस में समानांतर होती हैं। अब इसमें आप जानते हैं कि जो व्यास है वो सबसे बड़ी जीवा होती है, मतलब डायमीटर, त्रिज्या का 2 गुना। फिलहाल यहाँ ये कहा गया है कि जीवा और केंद्र के बीच की जो लंब दूरी है, मान लीजिए कि ये जीवा है और ये केंद्र है, तो लंब दूरी यानी ये वाला जो फासला है ये 4 सेंटीमीटर का है। तो अब आपको वृत्त की त्रिज्या यानी ये वाली जो दूरी है वो ज्ञात करनी है। तो इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा बुद्धि आपको लगानी पड़ेगी। 147 का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है, यानी उसका व्यास अर्थात सबसे बड़ी जीवा जो है वो 10 सेंटीमीटर की होगी। इसके बाद 148 को देखते हैं। आशीष ने भुवन को एक कैमरा 4860 रुपये में 19% की हानि पर बेच दिया, घाटा लगा उसको। और भुवन ने चेतन को वो कैमरा उस कीमत पर बेचा जिससे कि आशीष को 17% का लाभ हो। अब भुवन का प्रतिशत लाभ आपको पता करना है, भुवन को कितने प्रतिशत लाभ हुआ। तो यहाँ पर आंकड़ा दिया है और 148 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें ई वाला। माफ कीजिएगा, इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट है। यहाँ आप इसका आंकड़ा देख रहे हैं। इसके बाद 149 को देखते हैं। एक कक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में सफल होते हैं, 45 जो है वो गणित में, मतलब 45% गणित में सफल होते हैं और उनमें से 25% छात्र जो है वो दोनों विषयों में सफल हुए थे और दोनों विषयों में कितने प्रतिशत छात्र फेल हो जाते हैं वो आंकड़ा आपको बताना है। तो
तो 149 और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 20%। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 150 और इसमें कहा गया कि मिनट और घंटे की सुई 5:16 पर कितना अंश का कोण बनाएगी। मतलब घड़ी में बज रहा है 5:16, तो उस समय दोनों के बीच में यानी मिनट और घंटे की सुई के बीच में कितने अंश का कोण बनेगा। ये 54 अंश का होगा, 58 का होगा, 60 का होगा, 62 का होगा, सारे न्यून कोण है और इसमें से बनेगा डी वाला 62 अंश का कोण। ठीक है, ये जो कोण है ये एग्जैक्टली 62 अंश का होगा और यहाँ पर ये मॉक टेस्ट समाप्त होता है। लेकिन श्रृंखला आगे जारी रहेगी, ऐसे ही अभ्यास करते रहिए और लगातार मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।